सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। तो आज हम लोग का रहने वाला है लेक्चर नंबर 7 ऑफ GKPY की सीरीज़ पार्ट 4। एक बार कंफर्म करेंगे सभी लोग कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। एंड पहली बात तो बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि आज से स्टार्ट होना था आप लोगों का सफ़र सेशन, लेकिन पहले दिन ही ठीक है, मैंने आप लोगों को कल बोला था कि ये फ्रॉम द डे 1 कंटिन्यू रहेगा टिल योर एग्ज़ाम। ठीक है, मुझे नहीं पता था ठीक है कि पहले दिन ही ऐसा हो जाएगा। हम कुछ चीज़ों की वजह से सेशन नहीं हो पाया जो कि कल से स्टार्ट होगा। एंड आई प्रॉमिस कि अब आगे से ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको इशू देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है अच्छा होगा हो, क्योंकि काफ़ी लोग अभी नहीं ज्वाइन कर पाए थे आज, क्योंकि काफ़ी लेट वीडियो डाला था कल, तो काफ़ी लोगों को नहीं पता था। तो एटलीस्ट ये है कि कल से सभी लोग ज्वाइन कर पाएंगे जो लोगों को ज्वाइन करना है। एंड दूसरी बात ये है कि जब आप स्टार्ट करेंगे तो थोड़ी सी फिज़िकल एक्टिविटी सभी लोग कर लेंगे उससे पहले, सो दैट क्या है ना, उससे थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिससे और थोड़ा सा अच्छा लगता है मेडिटेशन करने में। ठीक है, तो थोड़ा सा फिज़िकल एक्टिविटी भी कर लेंगे। तो हम लोग कल से स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ 11 जुलाई, एकदम 6 AM पे, और कोई डिले नहीं होगा। ठीक है, सुबह 5:30। अच्छा, सर कांट वेकअप अर्ली। अगर आप सुबह जल्दी 6 बजे ना, मैं आपको उठने को नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप जल्दी नहीं उठ सकते हैं तो कोई नहीं, थोड़ा सा लेट भी अगर आप मतलब उसको जब अपने हिसाब से रिकॉर्डेड फॉर्मेट में तो आपको मिल ही जाएगा। जब आप करना चाहते तो कर सकते हैं, बाकी तो एक टाइम तो सभी के लिए सूटेबल नहीं हो सकता है ना। टाइमिंग आपका 6 AM ही रहेगा। ठीक है, सुबह 6 बजे ही रहेगा। बाकी कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे 11 जुलाई से 6 AM रहेगा। एंड इवनिंग में मोस्ट प्रोबेबली शायद हम लोग 4:30 PM पे वो करें। ठीक है, इवनिंग का तो मैं पक्का नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन फॉर मॉर्निंग तो फॉर श्योर होगा ही 6 AM से। बाकी आज थोड़ा सा वो ग्लिचेस हो गए थे, क्योंकि कोर्स पहली मतलब क्रिएट किया था, तो कुछ उसी में थोड़ा सा दिक्कत आ गया था बैक एंड में, तो जो कि अभी ऑब्वियस से बात रिजॉल्व हो चुका है, तो अभी आगे से इशू नहीं आएगा। और जिन लोगों का भी 10-15 मिनट आज वेस्ट हुआ, उसके लिए मैं पहले से ही सॉरी बोल देता हूँ आपको। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। येस, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स एज वेल। तो पहला क्वेश्चन हमारा, द फर्स्ट साउथ एशियन गेम्स वर होस्टेड बाई, पहले दक्षिण एशियाई खेलों की मेज़बानी किसके द्वारा की गई थी? काठमांडू, कोलंबो, ढाका या फिर कैलकाटा? फर्स्ट साउथ एशियन गेम्स, तो ये की गई थी इन दी काठमांडू, नेपाल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। एंड यहीं पे आपका हेडक्वार्टर है एक ऑर्गेनाइजेशन का। किसी को पता है वो ऑर्गेनाइजेशन कौन है? और वो साउथ एशियन गेम्स कब स्टार्ट हुए थे? इन द ईयर 1984, 1984 में स्टार्ट हुए थे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले फर्स्ट एशियन गेम्स कब हुए, किसने होस्ट किए। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी फर्स्ट गेम्स है, दैट इज़ फर्स्ट एशियन गेम्स के अलावा फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, फर्स्ट यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स, फर्स्ट ओलंपिक्स, ठीक है, फर्स्ट ये समर ओलंपिक्स हैं, फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स, फर्स्ट समर यूथ ओलंपिक्स एंड फर्स्ट विंटर यूथ ओलंपिक्स। तो फर्स्ट एशियन गेम्स की अगर हम बात करें तो ये हुए थे इन दी न्यू दिल्ली 1951। कब हुए थे? 1951 में न्यू दिल्ली में। इंडिया ने, न्यू दिल्ली ने फिर से होस्ट किया था इन द ईयर 1982, यानी इंडिया ने 2 बार होस्ट किया है। सबसे ज़्यादा बार थाईलैंड ने होस्ट किया है, टोटल 4 बार। चाइना और कोरिया ने, यानी साउथ कोरिया ने 2-2 बार होस्ट किया है। कॉमनवेल्थ की गेम्स की बात करें, 1930 में सबसे पहले कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? हैमिल्टन कनाडा में। फर्स्ट यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स 2000 में हुए थे इन स्कॉटलैंड। पहले समर ओलंपिक्स हुए थे इन द ईयर 2010 एंड पहले विंटर ओलंपिक्स हुए थे इन द ईयर 2012। ये हुए थे आपके सिंगापुर में।
एंड ये हुआ, ओके सॉरी समर यूथ नहीं है यार, ये तो नॉर्मल वाला है, ठीक है सॉरी ठीक है। यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स ऊपर था, ये नॉर्मल वालों की बात हो रही है। तो नॉर्मल वाले हुए थे हमारे 1896 ग्रीस एथेंस में, ठीक है, ग्रीस एथेंस में हुए थे। अब पूछ लेता है कि दूसरा वाला कब हुआ था, तो दूसरा वाला जो सेकंड हुआ था वो 4 साल बाद 1900 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, जहाँ पे इस बार वाले होने वाले पेरिस फ्रांस में। एंड इट वाज द फर्स्ट ओलंपिक्स 1900 वाला जिसमें कि विमेन ने पार्टिसिपेट किया। ध्यान रखिएगा, विमेन ने सबसे पहली बार इसी ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। पहले विंटर ओलंपिक्स हुए थे 1924 में चैमोनिक्स फ्रांस में हुए। पहले समर यूथ ओलंपिक्स की बात करें 2010 में, पहले विंटर ओलंपिक्स की बात करें 2012 में, तो ये हुए थे आपके, जैसे मैंने बताया अभी, सिंगापुर में। और जो विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स हैं ये हुए आपके इंसब्रक ऑस्ट्रिया में, ठीक है, इंसब्रक ऑस्ट्रिया में हुए। एंड सार्क का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा काठमांडू नेपाल में, जो कि बना कहाँ पे था, ये ढाका बांग्लादेश में बना था, बट स्टैब्लिश वहाँ पे हुआ था, बट इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में। स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ते हैं, नॉट स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे आपको गेम्स पता होने चाहिए जो पहले वाले कहाँ पे हुए थे। नाउ अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेथड्स ऑफ द नेशनल इनकम एस्टिमेशन। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय अनुमान में तरीकों में से एक नहीं है, यानी कि जो हमारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। नाउ व्हाट इज़, सही है दैया, ठीक है। तो व्हाट इज़ नेशनल इनकम, तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो राष्ट्रीय आय है, जिसको हिंदी में हम राष्ट्रीय आय बोलते हैं, ये एक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है समष्टि अर्थशास्त्र, और हमें पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, जॉन मेनार्ड गिनेस हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के आप कमेंट में जल्दी से बताएंगे, जिन्होंने किताब लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस। और केनेस जी जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, उन्होंने कौन सी लिखी थी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो नेशनल इनकम किसी भी कंट्री की इनकम है, कितनी वहाँ के कंट्री के लोगों ने कितनी इनकम करी। और भी हमारे इससे एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, लेकिन वो तो हमें तभी समझ में आएंगे जब हमें नेशनल इनकम समझ में आएगा। तो एक फाइनेंशियल ईयर में कितना वैल्यू का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है। अब यहाँ पे मैं कुछ टर्म्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के, जैसे कि विद इन दी टेरिटरी और बाय दी नेशनल्स, वो हम पढ़ेंगे जब जीडीपी, जीएनपी ये पढ़ेंगे, ठीक। तो वो भी नेशनल इनकम के ही कॉन्सेप्ट होते हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, बट दोज आर दी एग्रीगेट्स हम बोल सकते हो। नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करने के वो डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के टोटल 3 तरीके होते हैं। वो तरीके कौन कौन से अभी देखते हैं। बट ये फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, वित्त वर्ष आपका शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। जब आपकी जॉब लग जाएगी, जब आप टैक्स भरेंगे, तो इस डेट को आप कभी नहीं भूलेंगे। अभी हो सकता है भूल भी सकते हैं, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हम किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं एडम स्मिथ को। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब इसके नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए टोटल जो हमारे 3 मेथड्स होते हैं उनको हम देखने वाले हैं। टोटल कितने, 3 कौन कौन से हैं। पहला है हमारा इनकम मेथड, दूसरा है एक्सपेंडिचर मेथड, इसको बोलते हैं आय का तरीका, ये है आपका व्यय यानी कि खर्चा, इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। और तीसरा तरीका होता है हमारा जिसको बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूल्यवर्धित, वैल्यू एडेड, दैट इज मूल्यवर्धित तरीका, ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड। एंड इसी को ही हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। अब क्यों बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड वो भी अभी देखेंगे, बट सबसे पहले देखते हैं कि ये इनकम मेथड क्या होता है। तो ठीक है, इनकम मेथड में हम इनकम को कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। 4 क्या होते हैं, हम बोल सकते हैं उत्पादन के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारा लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, स्पेलिंग सही लिखी है ना। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको हिंदी में हम बोल सकते हैं लैंड को भूमि, लेबर को श्रम, कैपिटल को पूंजी और एंटरप्रेन्योरशिप को उद्यमिता। अब ये क्या होता है, जैसे मान लो कि मैंने कोई एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करी, ठीक है, कोई भी फैक्ट्री, तो उसके लिए मुझे ज़मीन चाहिए होगी, लैंड। अब उस लैंड के लिए मैंने कहीं पे एक्वायर करी होगी, तो मुझे हो सकता है कि उसके लिए रेंट देना पड़ता होगा, ठीक है, रेंट एक फैक्टर पेमेंट है। लेबर को मुझे वेजेस देने पड़ते होंगे, भत्ता देना पड़ता होगा उसको, ये एक फैक्टर पेमेंट है।
कैपिटल मैंने पैसा लिया, लोन लिया है, तो उसमें मुझे इंटरेस्ट रेट भरना पड़ता होगा, ब्याज देना पड़ता होगा, ये इसका एक फैक्टर पेमेंट है। एंटरप्रेन्योरशिप, मैं अपनी उद्यमिता दिखा रहा हूँ कि हर किसी के बस की बात तो नहीं होती इतना भयंकर रिस्क लेना, तो ये एक तरह की एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स होती हैं। तो इसका फैक्टर पेमेंट क्या होता है, इसमें मुझे प्रॉफिट मिलेगा। तो इनको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, इनको हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और इनको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है, फैक्टर पेमेंट्स बोलते हैं। तो ये इनकम मेथड को कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि इन सबको हम रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम, दैट इज़ मिश्रित आय को जोड़ लेते हैं तो हमें मिल जाता है, इसी को बोलते हैं नेशनल इनकम। दूसरा तरीका होता है कि अगर हम एक्सपेंडिचर, खर्चों को जोड़ लें, इसका फॉर्मूला होता है एक, ये होता है जिसको मैं बोलता हूँ कि चिंगम करके याद कर लो। चिंगम कैसे, चिंगम से यहाँ पे ये आपको चिंगम टाइप थोड़ा लग रहा होगा, CIGXM, IX-M। सी का मतलब है यहाँ पे, अब यहाँ के क्योंकि हम एक्सपेंडिचर देख रहे हैं, खर्चे देख रहे हैं, तो सबसे पहले कंज्यूमर स्पेंडिंग है ये, या फिर हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोल देते हैं। जैसे हम लोग हैं, जो जनता है, वो कंजम्पशन, उपभोग के लिए जो खर्चे कर रही है उसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या फिर कंज्यूमर के द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, दैट इज़ सी। आई क्या है, आई है इन्वेस्टमेंट, जो भी निवेश आ रहा है उसको हम आई में रखते हैं। जी में क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, भारत सरकार कुछ खर्चा कर रही होगी, सब्सिडी दे रही होगी, और भी बहुत सारी स्कीम्स चलती रहती हैं, दैट इज़ काइंड ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एक्स क्या है, एक्स यहाँ पे एक्सपोर्ट है। एम क्या है, इम्पोर्ट है, यानी ये है आपका निर्यात, और इम्पोर्ट है आपका आयात। ये सारी चीज़ें हैं, इसको हम बोल सकते हैं क्या, आयात और निर्यात, ठीक है। और इसको क्या बोल सकते हैं, घरेलू उपभोग, ये आपका सरकारी व्यय हो जाएगा, ये आपका निवेश हो जाएगा, और ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आप समझिए। एक बार सवाल पूछा था सीजीएल 2022 में कि इनमें से कौन सा इम्पोर्ट को दिखाता है, और बहुत लोग आई मार करके चले आए थे, बट एक्चुअल में कौन दिखा रहा है इम्पोर्ट, एम दिखा रहा है। क्लियर इतनी चीज़, चिंगम करके याद रखना, बात खत्म। वैल्यू एडेड मेथड क्या बोलता है, वैल्यू एडेड मेथड ये बोलता है कि आप हर स्टेज में कितनी वैल्यू ऐड करी गई है आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे कि मान लेते हैं कि ये है हमारा क्या है, ये गेहूँ है, ठीक है, ये गेहूँ है, तो ये किसान है, ठीक है। किसान ने क्या किया, यहाँ से मान लेते हैं 100 रुपये का गेहूँ प्रोड्यूस किया। ये एक फैक्ट्री है, ठीक है, ये एक फैक्ट्री है जो कि मैदा बनाती है, ठीक है। तो इसको फैक्ट्री को दे दिया, इसने क्या किया, इसमें कुछ वैल्यू ऐड करी, मतलब इसका मैदा बना दिया और इसका वैल्यू ऐड करी, और मान लेते हैं कि 20 रुपये की वैल्यू ऐड करी, 120 रुपये में बेच दिया इसको, ठीक। अब ये पहुंचा मान लेते हैं बिस्किट फैक्ट्री के पास, ये अभी मैदा बना रही थी, ठीक है, फ्लोर, ठीक है, और ये जो है अभी बिस्किट बना रही है फैक्ट्री, तो इसने भी कुछ वैल्यू ऐड किया और इसको टोटल 150 रुपये में निकाल दिया, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 100 से 150 यानी कि कितना का वैल्यू ऐड हुआ, 50। तो एक्चुअल में हम ये नहीं करते हैं 100 + 120 + 150, नहीं, फिर तो वो क्या हो जाएगा 100, 200, 300, 370, बट एक्चुअल में तो चीज़ 150 की निकल रही है ना, 370 की नहीं निकल रही है। तो और अगर हमने ऐसे कैलकुलेट किया कि सबको जोड़ने लग गए तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि हम कर देंगे डबल काउंटिंग, और डबल काउंटिंग को अवॉइड किया जाता है राष्ट्रीय आय, दैट इज़ नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त। क्यों, क्योंकि आप नतीजा देख सकते हैं अपने सामने, वो एक्चुअल में वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि उसमें डबल काउंटिंग हो चुकी है। क्योंकि हमें जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनका वैल्यू नहीं ऐड करना होता है, जो हमारे मध्यवर्ती जो उत्पाद हैं उनका नहीं ऐड करना होता है। अच्छा, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में क्या अंतर होता है, जो फाइनल गुड्स होते हैं दे आर रेडी फॉर द कंजम्पशन, इनमें अब कोई वैल्यू ऐड करके फर्दर इनको नहीं बेचा जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 100 रुपये लिया, ठीक है, 100 लिया, और मैंने देखा अच्छा यहाँ 20 की वैल्यू ऐड हुई है तो मैंने 20 जोड़ दिया। अच्छा, यहाँ पे 30 की वैल्यू ऐड हुई है तो 30, तो फिर मैंने देखा तो 150, इस तरह से निकलता है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नहीं जोड़ी जाती है, सो दैट की डबल काउंटिंग ना हो। और क्योंकि यहाँ पे हम हर स्टेज में कितनी वैल्यू ऐड हुई है किसी प्रोडक्ट में, इसलिए इसको वैल्यू एडेड मेथड, या फिर वी ऑल्सो टेल इट एज प्रोडक्ट मैथड, ठीक है, इसको हम प्रोडक्ट मेथड ही बोलते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। इसी को ही हम बोलते हैं जी ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब पहले स्टेज में 20 रुपये की तो वैल्यू ऐड हुई थी तो GVA1, फिर दूसरे में हमने देखा था 30 रुपये की वैल्यू ऐड हुई थी। तो ऐसे हो सकता है कि n नंबर ऑफ स्टेजेस चल रही हो, तो हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं GVAN, ठीक है। तो इस तरह से सिग्मा का आपको पता होगा, सिग्मा मतलब वो सबको सम कर देता है। तो यहाँ पे बैंकिंग मेथड करके कोई मेथड नहीं होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक सभी को कि कौन कौन से हमारे मेथड्स होते हैं, ये अभी के लिए आपको याद करना है। देन हम आगे बढ़ेंगे तो पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, GDP, GNP, इन सब के कॉन्सेप्ट्स हम सीखेंगे वहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, बिल्कुल समेशन किया जाता है, ऑल राइट, ठीक है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस वाज अ पैक्ट साइन बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग बाय विच द सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाज एक्सेप्टेड बाय बोथ द पार्टीज।
आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में पैक्ट साइन हुआ था। ये था कांग्रेस का लखनऊ का सेशन 1916 का, ठीक है। एंड इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट 2 महीनों में। कौन से 2 महीने थे? पहला महीना तो यही था कि इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग हम देख चुके हैं 1906 में बनी थी। नवाब सलीम उल्लाह और आगा खान ने इसको ढाका बांग्लादेश में बनाया था, और उसके पीछे का रीज़न हमने देखा था क्यों बनी थी। लेकिन ये भी मैंने आपको बताया था कि रीज़न वो क्या था, 1905 का बंगाल का पार्टीशन था, बंगाल का विभाजन था। लेकिन हुआ क्या था, 1911 में दूसरा दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज करवाया गया था हार्डिंगे सेकेंड के टाइम पे। किसके टाइम पे? हार्डिंगे सेकेंड के टाइम पे दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज करवाया गया था। और इस दिल्ली दरबार में ये घोषणा की गई थी कि अब कैलकाटा कैपिटल नहीं रहेगी, दिल्ली हुई कैपिटल। किसको प्लीज़ करने के लिए? मुस्लिम्स को। क्यों? क्योंकि 1911 में एक और अनाउंसमेंट हुआ था, एंड दैट वाज कि बंगाल का जो पार्टीशन है उसको नलीफाई कर दिया गया था, यानी ख़त्म कर दिया गया था। तो इसलिए अब उन मुस्लिम्स को अपीज़ करने के लिए, उनको एक तोहफ़ा देने के लिए कि भाई, क्योंकि जो दिल्ली था वो मुस्लिम ग्लोरी से थोड़ा एसोसिएटेड था, बिकॉज मुगल्स वहीं पे बैठते थे। लेकिन मुस्लिम्स खुश नहीं हुए और मुस्लिम लीग ने यहाँ पे आईएनसी के साथ यहाँ पे पैक्ट साइन किया, जहाँ पे इन लोगों ने सेपरेट इलेक्टोरेट, जो पृथक निर्वाचन है, वो एक्सेप्ट किया, प्लस जॉइंट डिमांड रखी। दोनों ने ब्रिटिशर्स के सामने जॉइंट डिमांड्स रखी, जिनमें की एक डिमांड थी कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपको पता है ये किस पर्टिकुलर एक्ट से पोजीशन को क्रिएट किया गया था? तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि एक ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो ब्रिटेन में बैठ के इंडियन अफेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसको सैलरी इंडिया से जाती थी। लेकिन अभी ज्वाइंट डिमांड में इन लोगों ने बोला नहीं, आप खुद पे करिए, जो कि एक्सेप्ट कर ली गई थी। किसमें? इसके बाद आया था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। और किन सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हो रही है? तो अगर आप याद रखें, पता नहीं मैंने अभी आपको बताया कि नहीं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1909 था, 1909 का था, जिसको कि हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि मॉर्ले उस समय का वॉइस रॉय था और मिंटो उस समय का ये उस समय सेक्रेटरी था और ये उस समय का वॉइस रॉय था। मॉर्ले वॉज सेक्रेटरी, मिंटो वॉज वॉइस रॉय, तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। और इसने क्या किया था? इसने सबसे पहले सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि पृथक निर्वाचन दिया था। किसको? ये दिया था मुस्लिम्स को, कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर पहली बात तो सिर्फ मुस्लिम ही खड़ा हो सकता है और उसको सिर्फ मुस्लिम ही वोट दे सकते हैं, हिंदू नहीं। तो ये है सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसको कि यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया था लखनऊ पैक्ट 1916 में। और जॉइंट डिमांड्स जो इन लोगों ने रखी थी, वो डिमांड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनमें से कुछ डिमांड्स को इस एक्ट 1919 के एक्ट में एक्सेप्ट किया था। और इसको हम जानते हैं मॉन्टैग चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स। क्यों? क्योंकि ही वॉज द सेक्रेटरी एट दैट टाइम, और जो चेल्मसफोर्ड था वो उस समय का वॉइस रॉय था। इसको मॉन्टैग चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स बोलते हैं। और इसने क्या क्या किया था वो हम किसी और उसमें क्वेश्चन में देखेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। और जब मैं आपको ये बताऊंगा तो साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 भी बताना पड़ेगा। अब इसमें मैंने आपको बोला 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी, एक तो जॉइंट डिमांड्स हुआ था, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था? दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये था कि यहाँ पे जगह है, हाँ जगह है, 1916 का जो एक्ट था। और एक चीज़ और, ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो ये पैक्ट साइन हुआ था, जिसको कि हम लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं, समझौता हुआ था, इसके लिए जिन्ना को काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल माना जाता है कि भाई जिन्ना ने ये मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग की नज़दीकियाँ बढ़ाई। इसी चीज़ के चलते सरोजनी नायडू जी ने, जो कि हमारी कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, फर्स्ट इंडियन वेमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ एनी स्टेट ऑफ इंडिया, यूपी की बनी थी सरोजनी नायडू जी। और सुचेता कृपलानी पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर थी किसी स्टेट के, एंड दैट वाज उत्तर प्रदेश की। तो नायडू जी ने बोला था इसको, जिन्ना को, फादर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, फादर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी बोला था इसको। और इसका एक और उपनाम है, एंड दैट इज़ कायदे आज़म। कायदे आज़म भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा था, दूसरी चीज़ और क्या हुई थी यहाँ पे इंपॉर्टेंट। एक्चुअल में 1907 का जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, ये सूरत में हुआ था, जिसको कि प्रिसाइड किया था किसने? रास बिहारी घोष जी ने। और इस सेशन में एक्सट्रीमिस्ट्स को, यानी कि जो गरम दल था, उनको बाहर निकाल दिया गया था कांग्रेस से। कांग्रेस अब यहाँ से 2 सेक्शंस में बट गई थी, गरम दल और नरम दल। जो नरम दल था उनको बोला गया मॉडरेट्स, जो कि थोड़े से पढ़े लिखे, हम बोल सकते हैं ज़्यादा पढ़े लिखे, थोड़े से ज़्यादा एजेड लोग थे, जैसे कि दादा भाई नौरोजी हो गए हमारे, ठीक है, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए, तो ये सब मॉडरेट में आते थे।
लेकिन कुछ जैसे कि हमारे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, ये सब एक्सट्रीमिस्ट में आते थे। और 1907 में ये एक्सट्रीमिस्ट को बाहर निकाल दिया गया। रीज़न उसका ये भी था कि 1905 में जो बंगाल पार्टीशन हुआ था, तो एक्सट्रीमिस्ट लोग बोल रहे थे इसको बंगाल तक सीमित क्यों रखना, पूरे इंडिया तक फैलाओ, और इसको सिर्फ हायर वर्क तक क्यों सीमित रखना, इसको जन जन तक फैलाओ, इसको मास मूवमेंट बनाओ। बट मॉडरेट्स बिलीव करते थे प्रेयर और पिटिशंस पे, कि भाई हम प्रेयर करेंगे, पिटिशन देंगे अपना, और उस हिसाब से अपने डिमांड रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी मांग रखेंगे ब्रिटिशर्स के सामने। बट एक्सट्रीमिस्ट ये थे कि नहीं, अभी एकदम तुरंत फैसला वाला टाइप। तो इस वजह से मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट हैव टू पार्ट देयर वेज, और फिर से ये दोनों लोग एक साथ आ गए थे। 1916 का जो लखनऊ का सेशन हुआ था, जिसको कि प्रिसाइड किया था अंबिका चरण मजूमदार जी ने, इस सेशन में क्या हुआ था, एक्सट्रीमिस्ट को पास में बुला लिया गया था, यानी कि रीयूनियन हो गया था। तो इन दो मायनों में ये सेशन इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा कंपाउंड्स लाइक जिंजरोल, पैराडोल, ये आंसर तो बता दिया ना मैंने, ठीक है। सूरत सेशन मैंने बता दिया, और लाहौर का सेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो लाहौर का सेशन था 1929 का, ये जवाहरलाल नेहरू ने प्रिसाइड किया था। इसमें क्या किया गया था, CDM दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने की बात कही गई थी। कांग्रेस का गोल पूर्ण स्वराज डिक्लेयर हुआ था कि हमारा गोल अब से पूर्ण स्वराज है, और 26 जनवरी 1930 को हम अपना पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। और इसके बाद 1931 में इसके बाद हुआ था कराची का सेशन, जहाँ पे हमने देखा था CDM को टेम्परली सस्पेंड कर दिया गया था, गांधी इरविन पैक्ट को एंडोर्स किया गया था, और फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी को लेके रेजोल्यूशन आए थे, ठीक है। और रावी नदी के तट पे झंडा भी फहराया था नेहरू जी ने। आगे बढ़ते हैं, और कुछ यहाँ पे नहीं। लखनऊ को जो 1936 का सेशन था, चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक चीज़ ध्यान रखना, 1936 में एक फैज़पुर में सेशन होता है, वही फैज़पुर में सेशन जो जहाँ पे ऑल इंडिया किसान सभा बनती है, सहजानंद सरस्वती उसको बनाते हैं। कंपाउंड्स लाइक जिंजरोल, पैराडोल, शोगॉल एंड जिंजरोन आर, ये क्या हैं? एंटीमाइक्रोबियल कंपाउंड्स फाउंड इन टर्मरिक, एंटीफंगल कंपाउंड्स फाउंड इन जिंजर, एंटीमाइक्रोबियल कंपाउंड्स फाउंड इन सिट्रस फ्रूट्स, या फिर एंटीमाइक्रोबियल कंपाउंड्स फाउंड इन जिंजर। तो दीज आर एंटीमाइक्रोबियल कंपाउंड्स फाउंड इन जिंजर, ठीक है, एज सिंपल एज दैट, नाम में ही जिंजर, ठीक है, तो बड़ा आसान सा है, जिंजर ही आंसर होगा, एंड इट इज़ एंटीमाइक्रोबियल रादर देन एंटीफंगल। अगला हमारा, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट every religious denomination or section shall have the right to own and acquire the movable and immovable property। ये कौन सा आर्टिकल बोलता है? अब आर्टिकल यहाँ पे नहीं पूछा है, आर्टिकल के साथ साथ उसने क्लॉज भी पूछ लिया है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्लॉज भी ध्यान से पढ़ें। कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल नंबर 20 हो गया, उसके क्लॉजेस बड़े इंपॉर्टेंट है, ऐसे आर्टिकल 26 के भी क्लॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहले हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर जो 26। पहली बात तो ये है, आपको ये चीज़ पता है ना कि फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6 हैं टोटल फंडामेंटल राइट्स, 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 थे, एक हटा है राइट टू प्रॉपर्टी 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978, अभी पार्ट 12 और आर्टिकल 300A में, और वो मैग्ना कार्टा पार्ट 12 और 12 से 35 वो सब मैं नहीं बता रहा हूँ, बहुत हो गया वो, ठीक है, USA से ली हूँ सारी चीज़ें। अभी टोटल 6 फंडामेंटल राइट हैं। कौन कौन से हैं? राइट टू इक्वालिटी है, ठीक है, ये अब पता है हमें, राइट टू इक्वालिटी है। देन उसके बाद राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है, एंड देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, एंड फिर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है। इतना शॉर्ट में इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज मैं आपको ये बता सकूँ कि राइट टू रिलीजियस फ्रीडम कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक में आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन या फिर राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये समानता का अधिकार 14 से 18 है, ये 19 से 22 है, ये 23 से 24 है, ये हम पूरे दोनों आर्टिकल देख चुके हैं। अब हम यहाँ पे ये आर्टिकल देखेंगे, रिलीजियस फ्रीडम कहाँ से कहाँ तक है, 25 से लेकर 28। इसमें से 27th वाला बता चुका हूँ आपको कि 27वें में क्या है। जल्दी से बताओ कमेंट में कि आर्टिकल नंबर 27 में क्या है। आर्टिकल नंबर 25 की अगर हम बात करें तो इसमें है क्या, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, ठीक है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, यानी कि आप अपने जो धर्म है, प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, ठीक है, आप अपने धर्म के प्रति कुछ भी, अंतःकरण की स्वतंत्रता है आपको कि आप कुछ भी अपने धर्म के बारे में सोचें, धर्म को मानें, धर्म का किसी भी तरह का आचरण करें, प्रचार करें, लेकिन धार्मिक आप कन्वर्जन नहीं कर सकते। इसमें आपको ये फ्रीडम नहीं दी गई है कि आप रिलीजियस कन्वर्जन्स करवाएंगे,
ठीक है, पहली बात तो ये आर्टिकल नंबर 25 बोलता है ये एक इंडिविजुअल को राइट मिला हुआ है, एक व्यक्ति को हम बोल सकते हैं। अब जो अगला राइट है दैट इज़, यहाँ पे देख लेते हैं, जो अगला राइट है दैट इज़ आर्टिकल नंबर 26, ये मिला हुआ है रिलीजियस डिनोमिनेशंस को यानी ग्रुप को। क्या राइट है ये? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। एक तरह से फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। इसमें टोटल 4 सब क्लॉजेज हैं। पहला बोलता है टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। इंस्टीट्यूशंस यानी कि बस इंस्टीट्यूशंस याद कर लीजिए। पहला इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश और मेंटेन करने की आज़ादी देता है, या आपको फ्रीडम देता है, ठीक है, आर्टिकल 26 क्लॉज ए। फिर अगर हम बात करें क्लॉज बी, ये बोलता है कि आप अपने रिलीजियस मैटर्स को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, दैट मीन्स टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन रिलीजियस मैटर्स, इन रिलीजियस मैटर्स। किसको ये राइट मिला हुआ है? ये मिला हुआ है जो भी हमारे डोमिनेशन जो भी ग्रुप हैं, ठीक है, जो भी ग्रुप है उसको राइट मिला हुआ है। एंड देन तीसरा वाला क्या बोलता है? टू ओन एंड एक्वायर, टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि आप यानी कि जो भी रिलीजियस ग्रुप है वो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को ओन कर सकता है और एक्वायर कर सकता है। ये क्या होता है? मूवेबल मतलब मान लो कि कोई गाड़ी वगैरह है, इमूवेबल क्या होता है? प्रॉपर्टी हो गई, तो आप ओन कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। चौथा एंड द लास्ट वन इज़ कि आप ये जो प्रॉपर्टी है जो आपकी, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, आप उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है, दैट मीन्स टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी, टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो आप कुछ कीवर्ड पकड़ लीजिए, उसी से आपको याद आ जाएगा अगर पेपर में इससे क्वेश्चन आया तो, जो कि डेफिनेटली आने के चांसेस हैं। पहला वाला इंस्टीट्यूशंस, दूसरा है कि आप उस इंस्टीट्यूशन में अपने अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं, ये आप याद कर लीजिए। फिर तीसरा प्रॉपर्टी की बात करता है, मूवेबल और इमूवेबल, और चौथा बात करता है कि आप उसको एडमिनिस्टर करने की आपके पास पूरी स्वतंत्रता है, आपके पास पूरा फ्रीडम है, ठीक है। अब ये आपको चल और अचल संपत्ति, इसको बोलेंगे चल संपत्ति और इसको बोलेंगे अचल संपत्ति। तो इसके पास आपकी पावर मतलब फ्रीडम है। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है? मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो तीसरे नंबर का होगा। क्यों? क्योंकि जो चौथा वाला है आखिरी, वो बोलता है कि आप इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और 27 मैंने पूछा था आपसे क्या है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ, ये बोलता है कि धर्म के नाम पे आपसे टैक्स नहीं लिया जा सकता एक धर्म को प्रमोट करने के लिए, एक धर्म को प्रमोट करने के लिए, सारे धर्मों को प्रमोट करने के लिए लिया जा सकता है। और फीस ली जा सकती है, ऐसा नहीं कि आप कहीं पे गए और मान लो कि जैसे होता नहीं कि चप्पल रखने के लिए अलग से 10 रुपये की फ़ीस दो, इसके लिए अलग से फ़ीस दो, तो फीस ली जा सकती है, टैक्स नहीं लिया जा सकता एक धर्म को प्रमोट करने के लिए। मैंने आपसे बोला कि 25 से लेकर 28 के बीच में है रिलीजियस फ्रीडम। 25 बता दिया, 26 बता दिया, 27 तो पहले ही देख लिया था। 28 में क्या है? 28 में है कि फ्रीडम मतलब कि धार्मिक आपको एक बोल सकते हैं कि जो शैक्षणिक संस्थान है वहाँ पे इस तरह के रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल सकते हैं। फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे? जो भी गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट से पैसा जाता है, वहाँ पे आपको धार्मिक इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जा सकते कि भाई टोपी पहन के आना है कल से, फिर तिलक ही लगा के आना है। तो ये आर्टिकल 28 बोलता है, ठीक है। इसके बाद हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स शुरू हो जाता है 29 और 30 में, और ये हम देख चुके हैं। आर्टिकल नंबर 32 है हार्ट एंड सोल बाय दी अम्बेडकर जी, और इसमें 5 तरह के रेट्स हैं। वो हमने रेट्स अभी पढ़ी नहीं है, बस हमें ये पता है कि रेट्स हमने किस कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, जरा बताइए, और ये भी हम धीरे धीरे करके देख लेंगे। बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्स हेडेड बाय द रॉबर्ट क्लाइव एंड द नवाब ऑफ बंगाल डैश इन 1757। तो नवाब ऑफ बंगाल का आपसे नाम पूछ रहा है, ईयर आपको दे दिया 1757 में लड़ा गया था। और प्लासी का बैटल इसलिए बोलते हैं बिकॉज जहाँ पे लड़ा गया था, जो प्रेजेंट डे बंगाल में आता है, नादिया डिस्ट्रिक्ट के पास में, वहाँ पे पलाश के ट्री बहुत मिलते हैं, तो नाम इसका पड़ गया बैटल ऑफ प्लासी। अब ये बैटल हुआ क्यों था ये पहले समझ लेते हैं। तो एक्चुअल में ये हुआ था कि एक फारूक सियार करके था, ये मुग़ल शासक था फारूक सियार। इसने फरमान जारी कर दिया था 1717 में। 1717 में इसने एक फरमान जारी करके ब्रिटिशर्स को ये बोल दिया कि तुमको मोनोपोली देते हैं ट्रेड में,
तुमको मोनोपोली है ट्रेड में, बंगाल में तुम आराम से ट्रेड करो, हम कोई टैक्स नहीं लेंगे तुमसे। टैक्स फ्री ट्रेड का फरमान इसने जारी कर दिया। अब होता क्या है कि मुगल्स धीरे धीरे वीक और वीक होने लगते हैं और कुछ हमारे इंडिपेंडेंट किंगडम्स निकल के आने लगते हैं, जैसे कि साउथ इंडिया में हैदराबाद, ईस्ट इंडिया में बंगाल और यहाँ पे आपका नॉर्थ इंडिया में अवध। तो ये 3 बड़े निकल के आते हैं। ये पहले भी इंडिपेंडेंट थे लेकिन मुगल्स की सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करते थे, धीरे धीरे ये इंडिपेंडेंट होने लगे। तो एक टाइम ऐसा आया कि जब यहाँ पे सिराजुद्दौला का रूल आया। सिराजुद्दौला बहुत ही कम उम्र में बन गया था रूलर यहाँ का, क्योंकि इसके जो नाना थे अलीवर्दी खान, वो इससे पहले थे। उनकी डेथ के बाद सिराजुद्दौला गद्दी पे बैठा। उसने बोला देखो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच को बोला दोनों लोग इधर आओ भाई, देखो ये जो फारूक सियार बोले थे, फारूक सियार तो नहीं रहे और अब हम पे मुगल का कोई वो नहीं है, हम अपने आप में इंडिपेंडेंट है। तो ऐसा है अब ये जो ट्रेड फ्री वगैरह टैक्स फ्री ट्रेड है ये सब खत्म है, टैक्स कायदे से देने लगना। फ्रांसीसी बोलते हैं ठीक है मास्टर, लेकिन ब्रिटिशर्स को ये बात अच्छी नहीं लगी। तो कुछ ऐसे मतभेद हुए जिसकी वजह से एक काल कोठरी की घटना भी होती है, ब्लैक होल ट्रेजिडी। ये मान नहीं रहे थे, ये फोर्टिफिकेशन किए जा रहे थे। फोर्ट विलियम बंगाल में जो था उसका फोर्टिफिकेशन करवा रहे थे, किलाबंदी करवा रहे थे, दीवारें बनवा रहे थे। सिराजुद्दौला को अच्छा नहीं लगा कि हमारे किंगडम में मतलब ये क्या चल रहा है सब। तो ऐसा माना जाता है सिराजुद्दौला ने कुछ ब्रिटिशर्स को जाके वहाँ पे एक काल कोठरी में बंद कर दिया। काफ़ी से ब्रिटिशर्स की उसमें से डेथ हो गई, जिसकी वजह से माना जाता है कि ब्रिटिशर्स चिढ़ गए। और चिढ़ने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला का जो मिलिट्री कमांडर था, उसका नाम था मीर जाफ़र, उसको ऑफ़र दिया कि बेटा मीर देखो, अगर तुम हमें हेल्प करोगे जिताने में तो हम तुमको नवाब बना देंगे बंगाल का, जो तुम चाहते हो, जो कि बन नहीं पाओगे अगर सिराजुद्दौला रहा तो मीर जाफ़र इनके साथ मिल गया और प्लासी के बैटल में यहाँ पे सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है और प्लासी के बैटल में ब्रिटिशर्स की जीत होती है। मीर जाफ़र को एज़ प्रॉमिस्ड बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। एंड यहाँ से हम बोलते हैं कि भाई एक्चुअल में इट लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। और जो रही बची कसर जो बची थी वो 1764 में एक बैटल में, दैट इज़ बैटल ऑफ बक्सर, उसमें पूरी हो गई। बक्सर के युद्ध में, ये जो बक्सर का युद्ध होता है ये 3 लोगों या फिर हम बोल सकते हैं हुआ तो 2 लोगों के बीच में, बट किन किन के बीच में, एक्चुअली मीर जाफ़र थोड़े ढंग के नहीं थे, तो इसके जो दामाद था उसका नाम था मीर कासिम। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, दिख तो रहा है ना इस कलर में, चलो मैं रेड में लिख देता हूँ, ठीक है। तो मीर कासिम को क्या किया, मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम और तेजू बच्चा था ये, इसने क्या किया, इसने जल्दी जल्दी कैपिटल शिफ्ट कर डाली। कहाँ से कहाँ, मुर्शिदाबाद से मुंगेर कैपिटल शिफ्ट कर दी। तो ब्रिटिशर्स को ये बात भी अच्छी नहीं लगी, ठीक है। तो मीर कासिम ने क्या किया, मीर कासिम ने एक एडवर्टाइज देख लिया एक दिन कि मिल बैठे 3 यार, है ना, ऐसे करके एक आता है सीग्रम्स रॉयल्स डे। तो मीर कासिम ने इसको दिल पे ले लिया और मीर कासिम ने क्या कहा, मीर कासिम गया नवाब ऑफ अवध के पास, जिसका नाम था शुजाउद्दौला। ये सिराजुद्दौला है, नवाब थे बंगाल के, ये शुजाउद्दौला हैं, ये नवाब हैं अवध के। प्लस उस समय का जो मुग़ल शासक था उसका नाम था शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड। ये जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था ना, ध्यान रखना, इस समय जो मुग़ल शासक था उसका नाम था आलमगीर सेकंड, पूछ लेता है ये, आलमगीर द्वितीय। तो ये तीनों मिले और ये किसके अगेंस्ट लड़े, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, लेकिन इन तीनों की डिफीट हो गई वर्सेस दी ब्रिटिशर्स। और जो थोड़ा बहुत बच गया था वो बक्सर के युद्ध से पूरा हो गया। और यहाँ से एक्चुअल माना जाता है कि किस तरह से ब्रिटिशर्स का एक्चुअल में यहाँ से रूल स्टार्ट हो जाता है। वैसे इस बैटल को भी माना जाता है 1757 के बैटल ऑफ प्लासी को भी, जहाँ से एक्चुअल में विच लेड दी फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। बट जो बची कसर थी वो 1764 में पूरी हो गई। क्यों, क्योंकि इसके बाद जो है 1765 में 1765 में ब्रिटिशर्स ने कायदे से बिठाया। और इसमें ब्रिटिश फोर्सेस को किसने लीड किया था, इसमें लीड किया था हेक्टर मुनरो ने ब्रिटिश फोर्सेस को। उसमें किसने लीड किया था, क्लाइव ने लीड किया था। तो 1765 में, और इस समय बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, तो इस समय क्लाइव गवर्नर ऑफ बंगाल बन चुका था, ठीक है। तो यहाँ पे एक होती है इलाहाबाद की संधि, जिसको हम इलाहाबाद की ट्रीटी बोलते हैं, जहाँ पे ये जो मुग़ल शासक था इससे बोला गया कि देखो तुम हमें अब दीवानी राइट्स दे दो। व्हाट आर दीज दीवानी राइट्स, राइट टू कलेक्ट दी रेवेन्यू, पैसा हम रखेंगे। दीवानी राइट्स कहाँ कहाँ के ले लिए इनसे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के ले लिए दीवानी राइट्स। और फौजदारी, यानी कि फौजदारी का मतलब होता है जो पुलिस वगैरह सारी चीज़ें होती हैं वो, कि वो तुम देखो, दीवानी हम देखेंगे, पैसा हम कलेक्ट करेंगे। तो इलाहाबाद की ट्रीटी 1765 में। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सिराजुद्दौला। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता हु वाज द फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल, या फिर बंगाल, जैसे मैंने आपको बताया बंगाल हो गया, अवध हो गया
और हैदराबाद हो गया। ये 3 बड़े प्रिंसली स्टेट निकल के आए जो कि एक्चुअल में पूरी तरह से धीरे धीरे इंडिपेंडेंस हुए और पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो गए। तो पहला नवाब ऑफ बंगाल कौन था? ये था मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान का एक्चुअल नाम पता है तुम लोगों को क्या है? इसका एक्चुअल नाम था सूर्य नारायण मिश्रा, और मिश्रा जी जो है खान साहब बन गए। अवध की बात करें तो अवध में सादत अली खान, ठीक है, सादत अली खान, इसको मतलब औरंगज़ेब ने ही भेजा था वहाँ पे बंगाल में, ठीक है। हैदराबाद की अगर बात करें तो हैदराबाद में बुरहानुल मुल्क, ठीक है, निज़ामुल मुल्क, ठीक है, निज़ाम उल मुल्क असफ जा के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है। सादत अली खान इन अवध एंड बंगाल में मुर्शिद कुली खान, ये ध्यान रखना पहले नवाब थे इन तीनों जगहों के। अगला है हु प्रपोज द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, अशक के नियम किसने प्रतिपादित किया था? डॉबनाय, न्यूलैंड, मेंडलीव, मॉजले, कब किया था ये भी पूछता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की हम बात करें तो ये कब दिया, किसने दिया? एक्चुअल में अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि जो हमारी आवर्त सारणी है, दैट इज़ जो पीरियोडिक टेबल है, उसका कैसे ओरिजिन होता है वो हम पढ़ेंगे। डॉबरनायर ने सबसे पहले दिया था लॉ ऑफ ट्राइड्स, यानी कि त्रियक का सिद्धांत दिया था। त्रियक के सिद्धांत में इन्होंने बोला कि इन्होंने ग्रुप किया, 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया इन दी ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, और इन्होंने पाया कि जब हम ऐसे 3 के ग्रुप बना रहे हैं तो पहला और तीसरा का एटॉमिक वेट का एवरेज दूसरे के बराबर है। जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इन्होंने एक बनाया त्रियक, दैट इज ट्रायड। लिथियम का कितना होता है? 6 होता है, ठीक है, समथिंग 6 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन चलो ठीक है हम 6 मान लेते हैं एवरेज। पोटेशियम का कितना होता है? ये पोटेशियम में 40 होता है, ठीक है, 40 और 6 को जोड़ेंगे कितना होगा? 46, तो एवरेज कितना आएगा? 23। तो सोडियम का एवरेज एटॉमिक मतलब सोडियम का एटॉमिक वेट एक्चुअल में 23 ही होता है। तो ये एक तरह से इन्होंने इस तरह से ट्रायड बनाया, ठीक है, लेकिन एक्सटेंसिव तरह से इसको प्रूव नहीं कर पाए थे, या फिर पूरी पीरियोडिक टेबल में सारी हर जगह ऑब्जर्व नहीं हुई। तो मतलब इन्होंने एक तरह से अटेम्प्ट मारा ही है। कब मारा? 1929 में। अगर ऑप्शन में 1929 नहीं होगा तो 1917 होगा, क्योंकि इन्होंने कॉन्सेप्ट रखा था इस साल, लेकिन ये पब्लिश हुआ था 1929 में, ध्यान रखना। तो हो सकता है 1929 ही आपको ऑप्शन मिले, नहीं तो फिर 1916। देन न्यूलैंड है, JR न्यूलैंड, जिन्होंने अष्टक का सिद्धांत दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। कब दिया इन्होंने? सॉरी 1829 होगा ना कि 1929, 1817, ठीक है। तो न्यूलैंड ने दिया 1865, 1865 में 1865 में इन्होंने लॉ ऑक्टेव्स दिया, जहाँ पे इन्होंने बताया कि किस तरह से अगर हम इस तरह से एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में अरेंज करेंगे तो पहले एलिमेंट और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी। जैसे कि एक म्यूज़िकल नोट में पहला और आखिरी 8वां जो लेटर होता है या फिर नोट होती है वो सेम होती है। सा रे गा मा पा धा नी के बाद सा फिर से आ जाता है, आपको होता है ना सा रे गा मा पा धा नी सा, तो सा के बाद फिर से सा आ गया, नहीं पहला और 8वां एलिमेंट रिपीट या उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैच खाती हैं आपस में, मैच करती हैं आपस में। तो ये बोला था न्यूलैंड जी ने। अब यहाँ से एक क्या क्वेश्चन बनेगा? एक तो म्यूजिकल नोट वाला कब दिया? 1865 में। फिर पूछेगा आपसे कितने टोटल एलिमेंट्स थे इनकी पीरियोडिक टेबल में? 56 थे। इसमें लास्ट एलिमेंट कौन था? थोरियम था, और इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में इनको अरेंज किए थे। बस इसके सिवाय से और कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनेगा। मेंडलीव जी ने क्या किया? इन द ईयर 1869 मेंडलीव जी ने अपनी पीरियोडिक टेबल को रखा, ठीक। इस पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें, अभी कोई जो पेपर भी हुए रिसेंटली, पता नहीं CPO की CHSL में ऑनगोइंग में, उसने इस तरह से पिक्चर बना के भी दी कि कितने ग्रुप्स थे, कितने पेड्स थे। तो ये पिक्चर इसी वजह से यहाँ पे मैंने लगा रखी है। ये जो मेंडलीव जी ने पीरियोडिक टेबल दी अपनी इन द ईयर 1869, इसमें भी इन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर पे रखा, बट ये काफ़ी एक्सटेंसिव थी, और ये इसी पीरियोडिक टेबल ने, जो कि मेंडलीव जी ने दी थी, एक मूल ढांचा तैयार करके दिया। इसीलिए इनको हम फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। इसमें टोटल 7 हॉरिजॉन्टल रोज, दैट मीन्स 7 पीरियड्स, एंड 1 2 3 4 5 6 अच्छा सॉरी यहाँ से 0 से लेंगे तो 1 2 तो 8 आपके वर्टिकल कॉलम्स, यानी कि 8 यहाँ पे ग्रुप्स निकल गया इनकी पीरियोडिक टेबल में, ठीक। तो ये ध्यान रखना है अभी मेंडलीव जी की पीरियोडिक टेबल 1869 में। एंड मॉजले जी ने क्या किया था? मॉजले जी ही वॉज द एक्चुअल वन जिन्होंने 1913 में जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज देखते हैं वो इन्होंने ही दी थी। मेंडलीव जी किस देश से थे? जिस देश में अभी हमारे मोदी जी घूम रहे हैं इस समय, रशिया, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 1913 में दी थी हेनरी मॉजले ने। क्लियर इतनी चीज़ जो आज हम देखते हैं। और ये इसमें ऐसा क्या खास था?
पहली बात तो मेंडलीव जी की पीरियोडिक टेबल में जो कुछ एरर्स है, जो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि हाइड्रोजन और ये अभी मुझे आपको एका एल्यूमिनियम एका बोरॉन ये सब भी कराना है, लेकिन एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ें नहीं। कल फिर हम कोई एक क्वेश्चन लेंगे पीरियोडिक टेबल का और उसमें बची हुई चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में खासियत ये थी कि ये बेस्ड थी एटॉमिक नंबर पे। इन्होंने बोला था कि जो भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है वो उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। बाकी सब लोग क्या बोल रहे थे, एटॉमिक मास। तो और ये एक्चुअल में चीज़ थी कि एक्चुअल में वो एटॉमिक नंबर पे ही डिपेंड कर रही थी, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अभी। अगला क्वेश्चन हमारा, अकॉर्डिंग टू क्वेपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन AM इज़ द कोड फॉर विच टाइप ऑफ क्लाइमेट। कोपन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार AM किस प्रकार की जलवायु का कोड है, ये आपसे पूछा है। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, ट्रॉपिकल मानसून या फिर ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई। इंग्लिश में नोट्स बहुत लेट अपलोड होते हैं यार, वो बात तो सही है, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम भी लगता है ना उनको नोट्स को बनाने में। AM इज़ द कोड ऑफ व्हाट, क्वेपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। चलिए, तो अगर हम क्वेपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्वेपन जी ने इम्पीरियल क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दिया था। अभी तक तो नहीं पूछा है, लेकिन अगर कभी पूछ ले तो एम्पिरिकल इन्होंने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दिया था, जहाँ पर इन्होंने कुछ अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया। क्लाइमेट में हम कितने साल का डेटा लेते हैं ज़रा बताइए कमेंट में। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया, कुछ कैपिटल लेटर्स का और कुछ स्मॉल लेटर्स का। कैपिटल लेटर्स थे ABCDE और स्मॉल लेटर्स में थे जैसे MF, ठीक है, WS, ये कुछ स्मॉल लेटर्स थे। अब इसमें कुछ मतलब होता है इनका, जैसे A का मतलब होता है ट्रॉपिकल। क्या होता है, ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है, ट्रॉपिकल का मतलब होता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लैटिट्यूड है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है, इसके बीच के एरिया को हम ट्रॉपिकल बोलते हैं। बी को है बी ड्राई, जहाँ पे भी शुष्क कंडीशंस हैं, डेजर्ट टाइप है, तो वहाँ हम बी कैपिटल लेटर का यूज़ करेंगे। सी का मतलब होता है वार्म टेम्परेट, वार्म टेम्परेट। ये बात आप समझ लीजिए कि ये सब क्या होते हैं। अभी जैसे मैंने बताया ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में इसको ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, टॉरिड जोन बोलते हैं, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये क्या है 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त। ये जो एरिया है इसको टेम्परेट एरिया। इसी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी मकर रेखा और 66.5 डिग्री साउथ 66.5 डिग्री साउथ जिसको एंटार्क्टिक सर्कल बोलते हैं, इसको भी टेम्परेट एरिया बोलते हैं। ये नॉर्थ टेम्परेट, ये साउथ टेम्परेट। टेम्परेट का मतलब होता है यहाँ पे ठंडी पड़ती है, शीतोष्ण क्षेत्र हिंदी में बोलते हैं। अब ठंडी पड़ती है ऐसा नहीं कि इस लाइन को तुम क्रॉस करोगे और जला जाओगे एकदम, ये कोई लाइन एक्चुअल में तो एग्जिस्ट करती नहीं है। ये तो बस क्या है, ये तो बस एक लैटिट्यूड है, इमेजिनरी लाइन है। बस मतलब ये होता है कि जो सन की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं, ओवर हेड रेज पड़ती हैं, वो इन्हीं दोनों के बीच में पड़ती हैं। यहाँ पे तो इसके बाद स्लैंटिंग रेज यानी कि तिरछी रेज पड़ती हैं, तो यहाँ पे उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही तुमने इधर क्रॉस किया और लो भैया ठंडक बहुत हो रही है यहाँ पे, जल्द यहाँ से लाइन क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है। धीरे धीरे कंडीशंस ग्रेजुअली वो ठंडक की तरफ जाएंगे, तो इसको बोल देते हैं टेम्परेट तो है लेकिन वार्म टेम्परेट है, ये आ जाएगा कूल टेम्परेट में। तो ये जो होता है वार्म टेम्परेट का मतलब ये होता है, ठीक है। डी का मतलब क्या होता है, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, कोल्ड है, बर्फ़ पड़ रही है और जंगल भी है। ई क्या है, टुंड्रा टाइप, मतलब बहुत है सर्दी पड़ रही। टुंड्रा समझते हो, ये जो आर्कटिक और अंटार्कटिक के पास में जो वेजिटेशन मिलता है ना, जहाँ पे ना के बराबर वेजिटेशन मिलता है, इतना बर्फ़बारी पड़ती है, उसको टुंड्रा बोलते हैं। अपने दिमाग में चलाओ जरा कि टुंड्रा कहाँ मिलेगा इंडिया में, चलाओ। एम का मतलब क्या है, मॉनसून, जहाँ पे मॉनसूनल टाइप मॉनसून आता हो बहुत, वहाँ पे स्मॉल एम का यूज़ कर लेंगे। देखो कैपिटल लेटर का यूज़ तो होता ही है, उसके साथ हम स्मॉल लेटर का भी यूज़ करते हैं। एफ़ का मतलब होता है एकदम ऐसे याद करो, फुल बारिश यानी जम के बारिश जहाँ पे होती है। डब्ल्यू का मतलब होता है विंटर ड्राई, जहाँ पे विंटर्स ड्राई होती हैं। एस का मतलब क्या होता है, समर ड्राई, जहाँ पे गर्मियों में बारिश नहीं होती है। यहाँ सर्दियों में नहीं होती है, गर्मियों में नहीं होती है, यहाँ मानसून खूब आता है अच्छे से, यहाँ हमेशा बारिश होती है। अब हम देखेंगे इसको इंडिया के मैप पे कि किस तरह से कहाँ पे। तो मैंने आपसे बोला था ई को जरा गेस करो कहाँ पे होगा, तो लद्दाख वाला का एरिया जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे आपको टुंड्रा टाइप, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होती है इंडिया के बीचों बीच से, तो ऑब्वियस सी बात है इसके नीचे वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, वो आपका ट्रॉपिकल होगा। तो इसीलिए कैपिटल ए का यूज़ किया, इसीलिए कैपिटल ए का यूज़ किया। इसको भूल जाओ, ये नहीं पूछेगा आपसे, भूल जाओ इसको, ठीक है। कैपिटल ए है, कैपिटल ए क्यों, क्योंकि ये ट्रॉपिकल है। ऊपर वाला कैपिटल सी क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर टेम्परेट स्टार्ट हो रहा है। ऐसा तो नहीं ऐसे ही इसको क्रॉस किया तो बर्फ़ पड़ने लगी, तो वार्म टेम्परेट है तो कैपिटल सी यूज़ किया इसलिए।
डब्लू क्योंकि विंटर्स ड्राई होती हैं, विंटर से बारिश होती है कहीं पे, यूपी एमपी इधर पे नहीं होती है, तो विंटर ड्राई। ये जी यूज़ किया गंगा वैली के लिए, याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। यहाँ पे विंटर ड्राई होती है। यहाँ पे क्या होता है, मानसून सबसे पहले आता है, आपको पता है ना, यहाँ पे सबसे पहले मानसून हिट करता है। वैसे तो अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन ठीक है पढ़ेंगे, तो यहाँ पे मानसून सबसे पहले हिट करता है। ये राजस्थान का वेस्टर्न साइड है। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, भारत के 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन है, 6 भौगोलिक क्षेत्रों में भारत को बांटते हैं। यहाँ पे अरावली हिल्स हैं और इसके वेस्टर्न साइड में थार डेजर्ट है। डेजर्ट है तो क्योंकि यहाँ पे ड्राई कंडीशन है, तो कैपिटल बी, ये स्मॉल डब्ल्यू नहीं है, कैपिटल डब्ल्यू है, जो डेजर्ट को दिखाने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे कैपिटल DFC का यूज़ किया। कोल्ड स्नो फॉरेस्ट है, फुल बारिश होती है अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पे जंगल भी बहुत ज़्यादा है, तो DFC इसके लिए हम यूज़ करते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। तो AM का मतलब क्या हुआ, ट्रॉपिकल मानसून, एज सिंपल एज दैट, खत्म। क्लियर यहाँ तक सभी को, किसी को कोई डाउट तो नहीं, बिकॉज काफ़ी लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेगा अभी, क्योंकि फिर मैं आपको फिर ये सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा, फिर हम लोग सिंपल शॉर्ट में करेंगे वहीं पे। सर कब कब डेवलप किया था? अच्छा, ये डेवलप किया था कांग्रेस जब बनी थी उसके 1 साल पहले, ठीक है, या फिर ऐसे याद कर लो, जिस साल कांग्रेस बनी थी वैसे याद कर लो, 1884-85 के टाइम पे, ठीक। चलो ठीक, क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं। आई हैव डाउट, तो बताइए क्या डाउट है। आई हैव डाउट और लिख दिए होते तो, जी का मतलब गंगा वैली होता है, गंगा वैली, ठीक है। व्हाट इज़ द मेडिटेरियन क्लाइमेट, अभी बताते हैं मेडिटेरियन क्लाइमेट भी, आगे रखा है क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अबुल कलाम आज़ाद, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वतंत्र, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद जी की आत्मकथा है? तो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। दी रोड अहेड, ये किसकी है? ये बिल गेट्स की है, ठीक है, बिल गेट्स की ऑटोबायोग्राफी है। अनब्रेकेबल किसकी है? मैरी कॉम जी की है। इंडिया विंस फ्रीडम है इनकी, अबुल कलाम आज़ाद जी की। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है? ये युवराज सिंह के, सारी हम देख चुके हैं, ठीक है। अच्छा, पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे हमारे देश के? भीमराव अम्बेडकर जी। पहले होम मिनिस्टर कौन थे? सरदार पटेल जी। पहले फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर ही थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह थे। पहले हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर, जो कि ओनली फीमेल थी, पहली जो कैबिनेट बनी थी उसमें, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? षणमुखम चट्टी थे। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए, ठीक है, एकदम वन लाइनर टाइप क्वेश्चन होते हैं ये। एंड देन अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ और ऑटोबायोग्राफीज़ की, जैसे कि ये भी बता चुका हूँ वैसे मैं आपको, लेकिन फिर से लिखवा देता हूँ। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, फ्रीडम इन एग्जाइल, फ्रीडम इन एग्जाइल, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, ठीक है। और फादर डॉटर, और एक दो और लिख लीजिए। अ प्रॉमिस्ड लैंड, ठीक है, अ प्रॉमिस्ड लैंड एंड ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ये दोनों एक ही लो की बुक है। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है नेल्सन मंडेला जी की, ठीक है, नेल्सन मंडेला। फ्रीडम इन एग्जाइल, ये है 14th, जो 14वें अभी हमारे दलाई लामा जी हैं उनकी। लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, नेहरू जी की है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इनकी एक और भी ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है एन ऑटोबायोग्राफी नाम से, ठीक है, एन ऑटोबायोग्राफी। आत्मकथा किसकी है, कोई बताएगा? आत्मकथा किसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है? अ प्रॉमिस लैंड ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ये है बराक ओबामा की। और इनकी जो वाइफ है मिशेल ओबामा, मिशेल ओबामा की, वो है बिकमिंग, ठीक है, बिकमिंग। आत्मकथा किसकी है? पहले प्रेसिडेंट है हमारे राजेंद्र प्रसाद जी की, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी की ऑटोबायोग्राफी है। तो ऑप्शन नंबर 3। बाकी स्पोर्ट्स पर्सन की यहाँ पे मैं फिर से रिवाइज नहीं करवाने वाला हूँ, जैसे कि 280 एंड 1 एंड बियॉन्ड किसकी है? वीवीएस लक्ष्मण की है। स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट कपिल देव। स्ट्रेट ड्राइव सुनील गावस्कर। एंड अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ सौरव गांगुली। एस अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्ज़ा। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर। ये सब हम पिछले वीक में देख चुके हैं सारी बुक्स, ठीक है, ये सब आपको याद होनी चाहिए। नॉर्मन बोरलॉ इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? पोलैंड, फ्रांस, US एंड जर्मनी। तो ही बिलोंग्स टू US, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, विच इज एसोसिएटेड विद द
फूड प्रोडक्शन, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो वही है, ठीक है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन से एसोसिएटेड है ये हमारा। यूएस से बिलोंग करते हैं। इन्होंने ही सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया, कहाँ पे, जो हमारा मेक्सिको है एंड जो बाकी की हमारी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया था। और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि भुखमरी काफ़ी डाउन गई, जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला पीस के लिए, शांति के लिए। किस साल मिला? 1970 में, 1970 में ही रिसीव दी नोबेल पीस प्राइज़। इंडिया में किसको फादर बोलते हैं? MS स्वामीनाथन जी को बोलते हैं। ये टर्म किसने दिया था ग्रीन रेवोल्यूशन? विलियम गॉड ने दिया था, ठीक है, विलियम गॉड ने। बाकी रेवोल्यूशन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। और एक चीज़ कि यहाँ पे अभी इंडिया में कितने फेजेस में आया, कहाँ पे कैसे आया, वो अभी हम नहीं डील कर रहे हैं, ठीक है। अभी के लिए कौन फादर है, कब नोबेल मिला था, ये सारी चीज़ें हैं, कहाँ पे सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। और यहाँ पे किसका यूज़ हुआ था? यहाँ पे यूज़ हुआ था HYV सीड्स का। HYV स्टैंड्स फॉर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इनका यूज़ हुआ था HYV सीड्स का, जिसने प्रोडक्शन ड्रास्टिकली इंक्रीज़ कर दिया। बाकी रेवोल्यूशन हम देखते हैं, जैसे कि ब्लैक रेवोल्यूशन ऑयल प्रोडक्शन से एसोसिएटेड है, ब्लू रेवोल्यूशन फिशरी से एसोसिएटेड है, ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर प्रोडक्शन से, गोल्डन फ्रूट एंड हनी, ग्रीन रेवोल्यूशन। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हॉर्टिकल्चर भी आप कर सकते हैं, जो गोल्डन रेवोल्यूशन है। हॉर्टिकल्चर हम पढ़ चुके हैं कि जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ऑर्नामेंटल फ्लावर्स, इन सब के प्रोडक्शन को इन अ छोटा एरिया, दैट इज़ कॉल्ड एज हॉर्टिकल्चर। फिशेस के प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? पिसीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। और बीज की प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। सेरीकल्चर किसके? सिल्क के प्रोडक्शन को, ठीक है। ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइज़र, ग्रीन रेवोल्यूशन देख चुके हैं फूड ग्रेन्स, पिंक रेवोल्यूशन अनियन, ठीक है, अनियन भी होता है साथ साथ, चलो पिंक ही याद रखो। एक और होता है, इसको बोलते हैं झींगा उत्पादन, श्रिम्प, जो श्रिम्प होती है हमारी, उस वो भी एसोसिएटेड है पिंक रेवोल्यूशन से ही। रेड रेवोल्यूशन मीट एंड टोमेटो, सिल्वर एग और पोल्ट्री, वाइट आप जानते हैं मिल्क। और वाइट में अगर हम बात करें इंडिया में किसको फादर बोलते हैं, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को बोलते हैं, ठीक है, वर्गीस कुरियन। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है द मैन, हाँ, द मैन हु मेड द एलिफेंट मूव, द मैन who made the elephant move, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और वर्गीस कुरियन ऑपरेशन फ्लड के लिए जाने जाते हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे एसोसिएटेड है? मिल्क प्रोडक्शन से, दैट इज़ वाइट रेवोल्यूशन से। येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड प्रोडक्शन, जिसको तिलहन उत्पादन बोलते हैं। एवरग्रीन रेवोल्यूशन मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट कर रहा है, क्योंकि एक सेकेंड, क्योंकि जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसके काफ़ी नेगेटिव्स भी हमें देखने को मिले, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे इसके क्या क्या नेगेटिव्स थे। वॉइस तो प्रॉपर आ रहा है ना, एक बार कंफर्म करना। यहाँ तक क्लियर सभी को? अगला क्वेश्चन देखिए, दैट इज 11th नंबर। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अगर, द मैन हु मेड द एलिफेंट मूव। यस, यस यस, द मैन हु मेड दी, अच्छा मूव लिख दिया यहाँ पे मैंने, सॉरी, द मैन हु मेड दी एलिफेंट डांस, ठीक है, वॉइस ओके, ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अगर, अगर के बारे में गलत कथनों का चयन करें। इट इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज, यस, ठीक है, एक तरह की जेली ना होता है ये, ठीक है। अगर इज़ यूज टू ग्रो माइक्रोब्स, अगर वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम रेड algae, Gelidium and Gracilaria, yes it is correct. It is used as a nutrient and source of bacterial culture, no, ठीक है, न्यूट्रिएंट फैट का सोर्स नहीं होता है, ये बात गलत है यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी जेली टाइप की होती है अगर, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। नाउ विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट द रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन, यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की सिफारिशों का उल्लेख है? हाँ जी, तो फाइनेंस कमीशन की बात करें, वित्त आयोग, तो इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक संस्था ही है। कैसे पता चलता है? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल है। अब पता है आर्टिकल 280 में ही बहुत सारे क्लॉजेस हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि 280 का क्लॉज 1 बोलता है कि जो प्रेसिडेंट है वो हर 5 साल में, हर, पहली बात तो उसमें ये लिखा है कि आज़ादी के जस्ट 2 साल बाद पहला फाइनेंस कमीशन बनाएगा, गठन होगा उसका। और फिर उन्होंने बताया, बोला पहले मतलब आर्टिकल 280 के क्लॉज 1 ने
कि हर 5 साल में, हर 5 ईयर्स में प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन का गठन करेगा। जो पहला फाइनेंस कमीशन बना उसके चेयरमैन कौन थे? उसके चेयरमैन थे केसी न्यूगी। ठीक है। और अभी जो रिसेंटली जो 16th फाइनेंस कमीशन जो 2026 में, अप्रैल 2026 से बैठेगा, क्यों? क्योंकि जो 15वां था, 15 था, जिसके चेयरमैन एनके सिंह थे, उसकी रिकमेंडेशन तब तक चलेंगी। तो 16th के हमारे बनाए गए हैं कौन? ये ध्यान रखिएगा, अरविंद पनगड़िया। ठीक है, ये चीज़ है। फिर जो दूसरा हमारा क्लॉज है दैट टॉक्स अबाउट कि जो पार्लियामेंट है इनकी क्वालिफिकेशंस डिटरमाइन करेगा। क्वालिफिकेशन संविधान में नहीं लिखी हुई है, पार्लियामेंट पे छोड़ा गया था। तो क्वालिफिकेशन क्या डिटरमाइन करी पार्लियामेंट में? सबकी हमें ध्यान नहीं रखनी है, बट जो चेयरमैन होता है, क्योंकि इसी में ही लिखा हुआ है जो पहला वाला क्लॉज है कि इसका कॉम्पोजिशन क्या होगा, मतलब कितने लोग होंगे। तो 1+4 इसका कॉम्पोजिशन होता है, यानी एक चेयरमैन होगा एंड 4 अदर मेंबर्स होंगे। तो जो चेयरमैन की जो क्वालिफिकेशन है वो पब्लिक अफेयर्स में होनी चाहिए। ये लिखा हुआ है क्लॉज नंबर 2 में, इनकी क्वालिफिकेशन सबकी लिखी हुई है, किस में नॉलेज होना चाहिए, लेकिन हमें सबकी याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इसकी ड्यूटी होगी, किसकी? इस कमीशन की, फाइनेंस कमीशन की, कि ये प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देगा सर्टेन मैटर्स पे। वो मैटर्स पे लिखे हुए हैं कौन कौन मैटर्स हैं, ठीक है, रिकमेंडेशंस टू प्रेसिडेंट। चौथा है कि ये जो हैं, जो फाइनेंस कमीशन है, ये अपने फंक्शंस परफॉर्म करेगा, वो फंक्शन परफॉर्म करेगा एज डिटरमाइन बाई पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट इसके फंक्शन डिटरमाइन करेगा। तो ये 4 क्लॉजेस में लिखे हुए हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, तो यहाँ पे आर्टिकल 280 का क्लॉज 3 भी बात करता है, लेकिन ये क्या करता है? इन मैटर्स में प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगा। लेकिन जो आर्टिकल नंबर 281 है वो ये बोलता है कि ये अपने रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को देगा और प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट में रखेगा। और ये जो प्रेसिडेंट कोई रिकमेंडेशन देगा ये नॉट बाइंडिंग नेचर की होंगी, यानी कि बाध्य नहीं होंगी राष्ट्रपति पे कि उसको मानना ही पड़ेगा। ठीक। और ये प्रेसिडेंट किसके सामने रखेगा? पार्लियामेंट में, देश की संसद में। ठीक, क्लियर इतनी चीज़। आगे बढ़ते हैं। टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ चंद्रगुप्त मौर्याज रूल अ टेरेबल फेमाइन ब्रोक आउट इन साउथ बिहार डैश एंड हिज डिसाइपल्स माइग्रेटेड टू श्रवण बेलगोला इन कर्नाटका, जम्बू, इंद्रभूति, भद्रबाहु या फिर स्थूलभद्र। तो ही वॉज भद्रबाहु, जो अपने कुछ डिसाइपल्स के साथ प्लस यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य भी साथ में गए थे, और इन्होंने ही यहाँ पे जाके श्रवण बेलगोला कर्नाटका में सल्ले खाना परफॉर्म किया था, जो कि न्यूज़ में भी, और हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, बिकॉज रिसेंटली अभी आचार्य विद्यासागर जी ने यही काम किया था, जो कि जैन मंक थे, उन्होंने भी सल्ले खाना किया था, यानी कि बिना कुछ खाए पिए अपने प्राण त्याग देना। अब ये लोग यहाँ से जब माइग्रेट करे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ये मगध के एक रूलर थे। एक रूलर क्या, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर थे। मगध क्या है ये? तो हमारे 16 महाजनपद एग्जिस्ट करते थे, जिनके बारे में आई थिंक अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, लेकिन ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी समझ ही चलिए कि यहाँ पे 16 महाजनपद एग्जिस्ट करते थे, जिनमें कि सबसे पावरफुल था आपका मगध। 16 महाजनपद में सबसे पावरफुल था मगध, जो कि गंगा रिवर के साउथ में था, या फिर गंगा और सोन के बीच में था। किसके साउथ में था? गंगा रिवर के, या फिर गंगा और सोन के बीच में था। सोन रिवर गंगा की एक ट्रिब्यूटरी सहायक नदी है। इसमें काफ़ी सारी डायनेस्टीज़ आई, उसमें से एक डायनेस्टी थी मौर्य डायनेस्टी। उसके जो पहले रूलर थे उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य उनका नाम था। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने धनानंदा को हरा के थ्रोन पे बैठे थे। धनानंदा, इनके पहले नंद वंश का शासन चल रहा था, तो धनानंदा शासन पे बैठा था। तो धनानंदा को हराया किसकी हेल्प से? कौटिल्य, जिनके और अलग और क्या क्या नाम है? विष्णुगुप्त है, चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र बुक लिखी थी, ये चीज़ हमें पता है। तो यही चंद्रगुप्त मौर्य क्या हुआ था कि धीरे धीरे जब अपना एम्पायर को एक्सटेंड कर रहे थे, तब ये फेमाइन हो गया था, जिसकी वजह से इन्हें साउथ इंडिया में जाना पड़ा, श्रवण बेलगोला कर्नाटका में। यहीं पे ही आपका एक फेस्टिवल परफॉर्म किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कर्नाटका में महामत्स्य अभिषेक। ये महामत्स्य अभिषेक यहाँ पे एक वो बना हुआ है, मतलब एक गोमतेश्वर बाहुबली का बहुत बड़ा सा स्टैच्यू बना हुआ है। गोमतेश्वर बाहुबली का एक बहुत बड़ा सा स्टैच्यू बना हुआ है, जहाँ पे इसको परफॉर्म किया जाता है। ये गोमतेश्वर बाहुबली कौन थे? ये जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे, उनका नाम था ऋषभ देव। उनके बेटे थे ये, उनके बेटे थे, और उनका ही ये वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर बना हुआ है ऋषभ देव जी के बेटे का, जिनका नाम गोमतेश्वर बाहुबली है। वहाँ पे पूजा होती है। तो जब ये लोग गए साउथ इंडिया में, और फिर से ये वापस आए, कहाँ पे? बिहार में। जब ये अपने मगध में फिर से वापस आए, तो इन्होंने पाया कि जो लोग इनके साथ नहीं गए थे, कंपनी नहीं किए थे, वो लोग सफ़ेद वस्त्र धारण करने लगे हैं।
वो लोग सफ़ेद कपड़े पहनने लगे और ये लोग कपड़े नहीं पहन रहे थे। तो इसी वजह से जैन काउंसिल होती हैं। देखिए 2 जैन संगीतियाँ होती हैं। ज़रा बताइए टोटल कितनी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी? जैन काउंसिल उसी तरह 2 हुई थी। पहली वाली तो हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में, जो कि आज का पटना है, और दूसरी वाली हुई थी वल्लभी, गुजरात में। इसी में ही आपके जिसको कि स्थूलभद्र ने वो किया था, एक तरह से इसको लीड किया था, और भद्रबाहु ने इसको बॉयकॉट किया था दूसरी वाले को, क्योंकि इन्होंने भद्रबाहु ने बोला कि भाई देखो वी आर नॉट द सेम ब्रो, क्योंकि तुम सफ़ेद कपड़े पहनते हो, हम कपड़े नहीं पहनते हैं। तो इन्होंने आपका एक हम बोल सकते हैं कि दिगंबर सेक्ट के लीडर बने। ये दिगंबर मतलब अंबर ही इनके वस्त्र हैं, यानी कि स्काई इज़ देयर ओनली क्लॉथ। और इन्होंने जो स्थूलभद्र थे, इन्होंने क्या उसका किया, इन्होंने श्वेतांबर सेक्ट को लीड किया। तो श्वेतांबर और दिगंबर 2 सेक्ट बट गए थे सेकंड जैन काउंसिल में। तो ये चीज़ें अभी के लिए आपको याद करनी है। बाकी हम मौर्य के बारे में और पढ़ेंगे कि किस किस तरह से इन्होंने अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैश अ नेटिव ऑफ बगदाद रोट अकबर अल जमान द हिस्ट्री ऑफ टाइम। बगदाद के मूल निवासी डैश ने अकबर अल जमान समय का इतिहास लिखा। कौन थे ये? अ नेटिव ऑफ बगदाद, यह था अल मसूदी, ऑप्शन नंबर 3। इब्ने बतूता जो मोरक्को से आया था, जो किसके टाइम पे आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था, और विजयनगर एम्पायर में भी गया था। कल मैंने आपको क्लास के लास्ट में बताया था, संगम एज में जो हमारे हरिहरन बुक का फाउंडर थे पूरे विजयनगर एम्पायर और संगम डायनेस्टी के, उन्हीं के टाइम पे आया था। और ये कहाँ से आया था? मोरक्को से। और इसकी किताब का नाम क्या है? रिहला इसने लिखी थी। इसी तरह क्योंकि ट्रैवलर की बात आई है तो बता देता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे एक आया था ग्रीक ट्रैवलर मेगास्थनीज। इसको किसने भेजा था? इसको भेजा था सेलिकस निकेटर ने। ये सेलिकस निकेटर, इसको हराया था चंद्रगुप्त मौर्य जी ने, और इसकी जो लड़की है हेलिना, उससे शादी भी करी थी। इसने बुक लिखी थी इंडिका। और ये जो बुक लिखी थी इंडिका, इसमें इसने इस चीज़ का वर्णन किया कि भारत में सोसाइटी 7 वर्णों में डिवाइडेड है, लेकिन एक्चुअल में 4 वर्णों में डिवाइडेड थी। ये चीज़ हमें पहले अभी भी चलती है वही चीज़, और अभी अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य ने लिखी वो पता चलती है कि 4 वर्ण थे, इसने गलत लिखा था। ठीक है, तो 7 वर्णों में इसने बोला इंडिका में मेगास्थनीज ने। अब हम कुछ और देख लेते हैं जो क्रॉनिकलर्स के द्वारा लिखी गई, जैसे कि इल्तुतमिश के टाइम के क्रॉनिकलर हुए, उनका नाम था मिनहाज सिराज। ठीक है, ये किसके टाइम के हैं? मिनहाज अल सिराज। ये हैं इल्तुतमिश के टाइम के क्रॉनिकलर मतलब हिस्टोरियन। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था तबाकत या फिर तबकात ए नसीरी। इसी किताब में इन्होंने बताया कि किस तरह से इल्तुतमिश की बेटी रज़िया सुल्तान वॉज द फर्स्ट विमेन मुस्लिम रूलर ऑफ द मेडिवल इंडिया, ज़्यादा एबल रूलर थी एज़ कम्पेयर टू हर ब्रदर्स। ये इसमें इन्होंने बताया। ठीक, फिर एक है तारीख़ फ़िरोज़ शाही, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, जहाँ पे फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में बताया, और साथ ही साथ एक है आपकी फ़तवाए जहानदारी। ठीक है, फ़तवाए जहानदारी, ये दोनों लिखी किसने? ज़ियाउद्दीन बरानी ने, ज़ियाउद्दीन बरानी ने। और एक और बुक थी एंड दैट वाज, क्या नाम था उसका? याहया। ठीक है, याहया बिन अहमद सिरहिंदी। ठीक है, याहया बिन अहमद सिरहिंदी। ये किसने लिखी? मुबारक, मतलब इसने कौन सी लिखी? ठीक है, याहया बिन अहमद सिरहिंदी। तो एक तो ऐसे नाम पता नहीं चलता बुक के नाम। ठीक है, तो ये बंदे का नाम है, इसने लिखी थी मुबारक शाही। ठीक है, मुबारक शाही लिखी थी इसने, याहया बिन सिरहिंदी ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अकबर अल जमान लिखी अल मसूदी ने। ठीक है, और अच्छा, और आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ। ठीक है, आप इस जो टर्म है इसका मतलब सर्च करेंगे। ये तवारीख का मतलब क्या होता है? तवारीख। ठीक है, चलिए 15th आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रॉबैक ऑफ द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय की वस्तु विनिमय प्रणाली का दोष है, यानी कि एक ड्रॉबैक क्या है बार्टर एक्सचेंज का? बार्टर एक्सचेंज क्या होता है कि भाई तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसे मुझे ज़रूरत है, मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे तुम्हें ज़रूरत है, तो आ जाओ फिर एक्सचेंज कर लेते हैं। इसी को बोलते हैं बार्टर एक्सचेंज। बट इसमें होता क्या है, मतलब एग्जाम्पल ये है, जैसे मान लो मेरे पास गेहूँ है, तुम्हें गेहूँ चाहिए, मेरे पास चावल है। ठीक है, मेरे पास गेहूँ है, तुम्हें गेहूँ चाहिए, तुम्हारे पास चावल है, मुझे चावल चाहिए। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल मैं देने की कोशिश कर रहा था। तो अब क्योंकि अगर मान लो कि मुझे गेहूँ चाहिए, मान लो मुझे चावल चाहिए, तुम्हारे पास चावल नहीं है, तो तुम्हें चाहिए गेहूँ और मेरे पास गेहूँ नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पे?
तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी। और ऐसे में क्या होगा, ये सिस्टम फिर वर्क नहीं करेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का अगर लैक हुआ तो सिस्टम फिर वर्क नहीं करेगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी फॉरवर्ड वंस वेल्थ अंडर द बार्टर सिस्टम। यस, मेरे पास मान लेते हैं कि बहुत सारा अनाज का भंडारण, मेरे पास बहुत सारा वीट है। अब वो तो एक पेरिशेबल प्रोडक्ट है ना, वो तो सड़ जाएगा वो, ठीक है। मान लो मेरे पास बहुत सारे टमाटर हैं, तो इसको मैं कैरी फॉरवर्ड थोड़ी नहीं कर सकता हूँ। आज मान लो मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, ठीक है। अब ये मैं 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद अगर उनको रखूँ 5 लाख, तो 5 लाख के 5 लाख बने रहेंगे ना मेरे पास, वो मैं फर्दर अपनी जनरेशन को पास ऑन कर सकता हूँ। लेकिन बार्टर सिस्टम में पास ऑन नहीं हो सकते हैं। तो आंसर वुड बी बोथ ए एंड बी। तभी हमने क्या सिस्टम डेवलप किया, तभी हमने सिस्टम डेवलप किया मनी का, ठीक है। तभी यहाँ पे करेंसी का सिस्टम आया, ठीक है। और जो हमारी मनी होती है वो डिफरेंट तरह की होती है, जैसे कि एक फिएट मनी होती है, आज चलती है, ठीक है। हमारी आजकल प्लास्टिक मनी भी बहुत चलती है, हमारी फिड्यूशरी मनी भी होती है। ये सब क्या होते हैं, फिड्यूशरी मनी। तो फिड्यूशरी मनी थोड़ा सा बार्टर की तरह है, बट बार्टर नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। फिड्यूशरी मनी में होता है जैसे चेक में क्या होता है कि अगर दोनों लोगों के बीच में हमें आपस में सहमति होगी तभी एक वर्क करेगा। तुम मुझे मान लो कि तुमने मेरे से कोई प्रोडक्ट लिया और बोला कि ये लो चेक ले लो, मैंने अगर मना कर दूंगा तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं कि भाई चेक तो लेना ही पड़ेगा, ऐसा कैसे। लेकिन अगर मैंने फिएट मनी को अगर मना कर दिया लेने से तो आप कर सकते हैं, क्योंकि वो एक लीगल करेंसी होती है और वो दैट इज़ बैक्ड बाय दी कंट्री का सेंट्रल बैंक। जैसे कि आप नोट में देखते हैं लिखा हुआ, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वो प्रण लेता हूँ, इस तरह से, और उनके साइन होते हैं आरबीआई गवर्नर के। तो अगर आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, अगर लीगल करेंसी है, तो फिर आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। लेकिन चेक को आप मना कर सकते हैं। तो फिड्यूशरी मनी में क्या है, एग्रीमेंट होना चाहिए। प्लास्टिक मनी में क्या होता है, प्लास्टिक मनी में आपके क्रेडिट कार्ड हो गए, डेबिट कार्ड हो गए, ये सारे कार्ड्स आते हैं इसमें प्लास्टिक मनी में। ऑलराइट, इन विच ईयर डिड सर्वपल्ली राधाकृष्णन अज्यूम्ड द ऑफिस ऑफ द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में किस वर्ष पदभार ग्रहण किया, 1950, 1951, 1954 या फिर 1952। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन वॉज द फर्स्ट एंड द लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये 1952 में बने थे, ठीक है। और ये दूसरे प्रेसिडेंट थे, क्या आपको पता है, जैसे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गए, इसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट बने वो जाकिर हुसैन जी थे, इसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट बने वो वीवी गिरी थे। अब क्या आपको पता है कि जो राजेंद्र प्रसाद जी थे, जिनकी अभी हमने ऑटोबायोग्राफी देखी, आत्मकथा, ठीक है, ये कब बने थे प्रेसिडेंट, 24 जनवरी 1950 को मैंने आपको बताया था। ही वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो ये पहले प्रेसिडेंट थे और लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट भी थे। ये 1950 से लेकर 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। ये बने दूसरे राष्ट्रपति, ये बने क्या, ये सेकंड प्रेसिडेंट बने, ये थर्ड प्रेसिडेंट बने, और ये फोर्थ प्रेसिडेंट बने। इनकी डेथ हो गई थी, इनकी डेथ हो गई थी प्रेसिडेंट, जब ये प्रेसिडेंट बने तीसरे तो इनकी डेथ हो गई। तो फिर जस्टिस वीवी गिरी ने चुनाव लड़ा हुआ हमने देखा था किस तरह से, कि जब इनकी डेथ हो गई तो हमें पता है कि जब प्रेसिडेंट नहीं रहता है तो वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है, एक्टिंग प्रेसिडेंट, और फिर से चुनाव वगैरह होते हैं अगर कुछ डेथ वगैरह, रिज़ाइन वगैरह, या फिर हटा दिया गया तो उस समय वीवी गिरी जो थे उनको कायदे से बनना था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला हम प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि फिर अगर बनते तो कुछ दिन के लिए बनते, परमानेंट तो बनते नहीं। तो फिर उन्होंने क्या किया, चुनाव में लड़ा, और उस समय के जो CJI थे, जस्टिस M हिदायतुल्लाह, वो फिर एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे, जस्टिस M हिदायतुल्लाह, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4, 1952। वाइस प्रेसिडेंट की हम बात करें तो ही इज़ दी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आप इस समय देख रहे होंगे, है ना, न्यूज़ में बहुत सारा आ रहा है कि लोकसभा में, राज्यसभा में सांसद लोग भाषण दे रहे हैं, सांसद लोग अपनी स्पीचेस दे रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उन सब में सिर्फ एक ही चेहरा ऐसा है जो सांसद नहीं है, सिर्फ एक चेहरा है, वो वाइस प्रेसिडेंट का, वो है जगदीप धनखड़ का, जो कि 14th वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के, 14वें। इस समय आपको पता है मोशन ऑफ थैंक्स वाला चल रहा है, अभी मैं वो मोशन ऑफ थैंक्स आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे चलो बताया, तो मोशन ऑफ थैंक्स में क्या होता है, मोशन ऑफ थैंक्स में आर्टिकल नंबर जो कि 87 में आता है, इसके तहत प्रेसिडेंट का जो भाषण होता है
उसको पास करवाना होता है। राष्ट्रपति जो होता है, देश का जो प्रेसिडेंट होता है, वो हर सेशन के मतलब हर साल का जो पहला सेशन होता है और हर जनरल इलेक्शन के बाद जो पहला सेशन होता है उसको संबोधित करता है और गवर्नमेंट को पास करवाना होता है। तो उसी को लेकर अभी स्पीचेस चल रही हैं, जो आप सुनते होंगे कि भाई मैं राष्ट्रपति के भाषण को कुछ इस तरह से एक्सेप्ट करता हूँ। इस तरह से आपने सुना होगा लास्ट में बोलते हुए, जब अपनी स्पीच ख़त्म कर रहे थे सभी लोग, तब है ना, जब ये खासकर गवर्नमेंट के लोग हैं, तो उसको मोशन ऑफ थैंक्स बोलते हैं। तो उस समय आप जितने भी चेहरे देख रहे थे उसमें उस समय सिर्फ जगदीप धनखड़ जी ऐसे हैं जो सांसद नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट जो बनता है वो अपने आप राज्यसभा का चेयरमैन बन जाता है, ये आर्टिकल नंबर 64 बोलता है, लेकिन वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते हैं। जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, जैसे ओम बिरला हैं, वो चेयरमैन हैं लोकसभा के, प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं लोकसभा के, साथ ही साथ वो मेंबर भी हैं लोकसभा के। तभी आपने सुना होगा एक वो क्या हो, निशिकांत दुबे जी हैं, वो झारखंड से सांसद हैं, तो उन्होंने, राहुल गांधी ने एलिगेशंस लगाए थे कि जब हम गए तो सीधे खड़े रहे और जब मोदी जी गए ओम बिरला से हाथ मिलाने तो झुक गए थे ओम बिरला। तो उन्होंने वही वहाँ पे वो बात, उस चीज़ को बोला था, ठीक है, कि क्या बात बोली थी उन्होंने कि मतलब ये हमारे इस तरह से मूल्य नहीं बोलते हैं, ठीक है, इस तरह से सारी चीज़ें उन्होंने बोली थी कि भाई एक सांसद का उससे मूल्य बढ़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली थी। तो ये सब जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, बट जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है इज़ नॉट दी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसीलिए अगर इसके रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा होगा तो ये वोट नहीं कर सकता है, ठीक है, फर्स्ट इंस्टेंस पे। आगे बढ़ते हैं। द हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग इज कॉल्ड द नेशनल हाईवे नंबर डैश बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर। ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को दिल्ली और अमृतसर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या डैश कहा जाता है। माइक कंट्रोल। चलो, तो यहाँ पे हम बात करें शेरशाह सूरी मार्ग की, यहाँ पे बात हो रही है तो 9, 1, 3 या फिर 7। तो नेशनल हाईवे नंबर जो फर्स्ट है, नेशनल हाईवे नंबर फर्स्ट जो दिल्ली और अमृतसर, एक्चुअल में जो शेरशाह सूरी मार्ग है, जो एक्चुअल में जो जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड है, जो कि रन करती है फ्रॉम दी चिटगोंग बांग्लादेश से लेकर काबुल अफ़गानिस्तान। और इसमें जो इंडिया का पार्ट है, जो कलकत्ता से स्टार्ट होता है, तो इसमें 2 सेक्शंस में इसको बांट दिया गया है। एक तो जो दिल्ली अमृतसर वाला सेक्शन है उसको नेशनल हाईवे नंबर 1 बोलते हैं, और एक NH2 है, नेशनल हाईवे नंबर 2। ये है दिल्ली कलकत्ता वाला, दिल्ली कोलकाता वाला जो आपका सेक्शन है उसको नेशनल हाईवे नंबर 2 बोलते हैं। शेरशाह सूरी की बात करें तो इसका ओरिजिनल नेम था फरीद खान, और ये हम देख चुके हैं कि ये एक बिहार का जो ज़मींदार था उसका बेटा था ये शेरशाह सूरी। फरीद खान इसका ओरिजिनल नेम था, और इसने हुमायूं को, ये एक अफ़गान था, इसने हुमायूं को 2 बैटल्स में हराया। एक तो 1539 में 1539 में चौसा का जो बैटल हुआ था, और 1540 में जो कन्नौज का बैटल हुआ था, जिसको कि बैटल ऑफ बिलीग्राम के नाम से जानते हैं, उसमें हराया। और शेरशाह सूरी का ही जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वो हुमायूं के बेटे अकबर ने अपनाया था। इसने जो जीटी रोड बनाई थी, इसमें बीच बीच में सराई का निर्माण करवाया था। सराई क्या थे? रुकने की जगह थी, जो उस लंबी सी जो जीटी रोड इसने बनवाई थी, ठीक। शेरशाह सूरी का जो करंटली जो मकबरा आपको देखने को मिलेगा वो सासाराम बिहार में है। डेथ तो इसकी हुई थी कलिंजर का जो फोर्ट है, कलिंजर के किले में हुई थी, बट सासाराम बिहार में इसका वो है, ठीक है। और क्या यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, ठीक है। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे ये कौन सा है? तो ये अगर हम बात करें नेशनल हाईवे तो ये NH44 है, नेशनल हाईवे नंबर 44 है, जो कहाँ से कहाँ रन करता है? ये आपका है श्रीनगर टू कन्याकुमारी, श्रीनगर टू कन्याकुमारी, ये सबसे आपका लॉन्गेस्ट है। नेशनल वाटरवे की अगर बात करें लॉन्गेस्ट, तो ये नेशनल वाटरवे नंबर 1 ही है, जो कि किससे, कौन सी नदी में है? ये गंगा भागीरथी हुगली सिस्टम बोलते हैं इसको, गंगा भागीरथी हुगली। भागीरथी हुगली कौन सी नदी है? ये गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। जैसे गंगा जाती है तो यहाँ से एक फरक्का नाम की जगह है वेस्ट बंगाल में, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है हुगली, जिसको भागीरथी हुगली भी बोलते हैं हम। नेशनल वाटरवे नंबर जो 2 है, दूसरा वाला, ये किस रिवर पे है? ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। व्हेन डिड यूनाइटेड नेशंस, दैट इज UN, declare the World Physics Year, also known as the Einstein Year, to mark the 100th एनिवर्सरी ऑफ द फिजिसिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन? भौतिकी विज्ञान अल्बर्ट आइंस्टाइन की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र ने विश्व भौतिकी वर्ष, जिसे आइंस्टाइन वर्ष के रूप में भी जाना जाता है, कब घोषित किया? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? एक तो हमने पढ़ा था कि इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत दिया था।
E=mc², लेकिन इसके लिए इनको नोबेल नहीं मिला था, इनको नोबेल मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। लेकिन साथ ही साथ हमने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि क्या बोलता है कि अगर आप किसी मेटल में किसी लाइट को इस तरह से वो करवाते हैं, डालते हैं, तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स तभी इजेक्ट होंगी जब इसकी उतनी उसकी इतनी एनर्जी होगी जो सरपास करेगी इसके वेवलेंथ से, जो कि आपके इसमें के इसके मेटल के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो इसके तभी वो इजेक्ट होंगे, अगर कम है तो नहीं होंगे, अगर बराबर हैं तो जस्ट पॉप आउट हो जाएंगे विदाउट एनी वेलोसिटी। ये चीज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताई गई थी। बट एक्चुअल में इसका जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट रखा था वो हेनरिक हर्ट्ज़ ने रखा था। और हेनरिक हर्ट्ज़ ने हमने देखा था, इन्होंने ही किस चीज़ का और कॉन्सेप्ट रखा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं इसका भी कॉन्सेप्ट हेनरिक हर्ट्ज़ जी ने ही रखा था। और हर्ट्ज़ किसकी एसआई यूनिट है जरा बताएंगे कमेंट में। बट एक्चुअल में इसमें जो ढंग से काम किया था वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। 1921 वाला नोबेल इनको मिला था 1922 में जाके, और 2005 में इनकी हमने 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी थी, यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया था इस चीज़ को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से आपको पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद आना चाहिए। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी किस तरह की वेव्स होती हैं, ये अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स वेव होती हैं, जहाँ पे जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं दे वाइब्रेट परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। और उसको हमने याद किया था, रिच मैन इन विक्टोरिया यूजेज एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन्स। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज और गामा रेज, ठीक है। और हर्ट्ज़ किसकी एसआई यूनिट होती है, हर्ट्ज़ इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर यहाँ तक सभी को, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर नहीं, उसमें इंफ्रारेड होती है, ठीक है, उसमें इंफ्रारेड होती है, इसमें आप पूछ रहे हैं अभिजीत आई थिंक, है ना। हाँ, और ये इसकी बात करें अल्ट्रावायलेट की, तो इसमें जोहान, ध्यान रखना, जोहान विल्हेम रिटर ने इसकी खोज करी थी। जैसे एक्स रेज की तो मैं बता ही चुका हूँ, रॉन्टजन ने करी थी, और पहला जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो इन्हीं को मिला था, रॉन्टजन को, एक्स रे स्केल मतलब फिजिक्स में अगर बात करें तो। जोहान विलियम रिटर को उन्होंने अल्ट्रावायलेट जो यूवी रेज होती हैं उसकी डिस्कवरी करी थी। और पहली विमेन कौन थी हमारी, मैडम क्यूरी थी। मैडम क्यूरी को नोबेल मिला था, मैडम क्यूरी और इनके जो हस्बैंड थे पियर क्यूरी। और हमने देखा था हेनरी बेक्वेरेल को भी मिल चुका है। बेक्वेरेल कौन है, जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज करी थी। एसआई यूनिट जो होती है रेडियो धर्मता की, रेडियो एक्टिविटी की, वो बेक्वेरेल ही होती है। इन्होंने पोलोनियम की खोज करी थी, जो पोलोनियम जो रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट होता है पोलोनियम, उसकी डिस्कवरी करी थी मैडम क्यूरी ने, ठीक। द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल इन विंटर ड्यू टू, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा निम्नलिखित कारणों से होती है। हार्श कोल्ड स्नो स्टॉर्म्स, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज, ईस्टर्न डिस्टर्बेंसेज, दिस समर मानसून, किसकी वजह से होती है विंटर्स में रेनफॉल। तो ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की बात कर रहा है। तो एक्चुअल में अब यहाँ पे समझिए, आप में से कोई पूछ रहा था ना सर मेडिटेरेनियन सी का क्या क्लाइमेट होता है, तो अब तुम बताओगे क्या क्लाइमेट होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये रही, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये रही, ठीक है, कर्क रेखा, तो ये है मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। अब तुम बताओगे इसका इक्विपमेंट क्लासिफिकेशन क्या होता है। और मैं हिंट देता हूँ यहाँ पे, गर्मियों में बारिश नहीं होती है, सर्दियों में होती है। अब बताओ क्या होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरह से डिस्टर्बेंसेज ओरिजिनेट हो रहे हैं। डिस्टर्बेंसेस क्यों ओरिजिनेट होती हैं, कि ऐसी कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन बनती हैं, साइक्लोनिक कंडीशंस बनती हैं। साइक्लोन अभी नहीं पढ़ा है और भी बता भी नहीं रहा हूँ, बस ऐसे समझो साइक्लोन एक लो प्रेशर, निम्न दाब के अराउंड बनता है। और ये जो साइक्लोन का सेंटर होता है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, ये जो सेंटर होता है इसको साइक्लोन की आँख बोलते हैं, आई ऑफ साइक्लोन। तो जब ये घूमता है इस तरह से, तो एक्चुअली में जब यहाँ पे साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं, तो यहाँ से जा रही होती हैं कौन, जेट स्ट्रीम, जेट धाराएं जा रही होती हैं। ये जेट स्ट्रीम क्या होती हैं, ये अपर ट्रोपोस्फेयर में, ऊपरी क्षोभ मंडल में बहुत ही तेज़ी के साथ, बहुत ही हाई वेलोसिटी में चलने वाली विंड्स होती हैं। ये क्या करती हैं, इसको उठा कर ले आती हैं और यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यहाँ पे इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ये बारिश करवाती हैं। इसकी वजह से होता क्या है कि जब ये यहाँ पे आते हैं भारत में विंटर्स के टाइम पे, तो यहाँ पे टेम्परेचर, रात का जो तापमान होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों तापमान इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि खुद सोचो ये ज़मीन है, रात के समय ही क्या होता है कि जो हीट है, जो गर्मी है, वो बाहर जाती है। अब ये बात तुम समझ लो कि जो सूरज से जो रोशनी आती, जो हीट आती है, उसको बोलते हैं इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। और ये होती है शॉर्ट वेवलेंथ के फॉर्मेट में, शॉर्ट वेव। और जो जाती है ये लॉन्ग वेव के फॉर्मेट में होती है। और जब ये रात में एमिशन होता है लॉन्ग वेव के फॉर्म में, अगर यहाँ बादल आ जाएंगे तो वो हीट को एस्केप नहीं करने देंगे, जिसकी वजह से रात का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। और इसको जो यहाँ पे बारिश होती है उसको हम जानते हैं महावत के नाम से, ध्यान रखिएगा। आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, राजस्थान के लोग बता देंगे एक बार, महावत ही बोलते हैं ना इसको।
तो ये क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज है, पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं इसको, जो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, मेडिटेरेनियन सी से, भूमध्य सागर से। और कौन लेके आ रहा है, जेट स्ट्रीम से लेके आ रहे हैं। अब यहाँ का मैंने कोएप्पन क्लासिफिकेशन पूछा था, इसके ऊपर ये जस्ट ऊपर है तो किसका यूज़ करेंगे, यानी वार्म टेम्परेट है तो कैपिटल सी, गर्मियों में बारिश नहीं होती यानी समर ड्राई होती हैं तो स्मॉल एस, कैपिटल सी स्मॉल एस हो जाएगा कोएप्पन क्लासिफिकेशन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड दैट इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर ऑफ सेल शेप्स टाइप्स एंड देयर एग्जांपल्स। उनको आपको आइडेंटिफाई करना है। सर प्लीज़ रिप्लाई, फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 में आ गए, फिर 14 से 32 में CHSL 9 शिफ्ट। अच्छा ये क्वेश्चन आया 12 से 35 में ही आएगा। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स 12 में ये लिखा हुआ स्टेट की डेफिनेशन, 13 में लिखा हुआ है कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होगा तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एंड 32 वैसे तो अगर मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है, इतना शॉर्ट सा तो नहीं होगा, आपने पूछ लिया फंडामेंटल राइट, लेकिन थोड़ा सा इलेबोरेट होगा तभी मैं बता सकता हूँ। बिकॉज 32 तक तो एक्चुअली फंडामेंटल राइट हैं, 14 से शुरू होते हैं 32 तक जाते हैं। 12 में स्टेट की डेफिनेशन है, 13 में लॉ के बारे में बताया गया कि नल एंड वॉइड हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये लिखा हुआ है कि किस तरह से मार्शल लॉ लगा होगा तो अप्लाई नहीं होगा फंडामेंटल राइट्स। फिर उसमें लिखा हुआ है किस तरह से पार्लियामेंट ही जो 35 आर्टिकल है उसमें पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है। फिर लिखा हुआ है 34 में मार्शल लॉ के रिगार्डिंग। 33 में लिखा हुआ है कि आर्म फोर्सेस के जो पर्सनल्स हैं उनको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेंगे पूरी तरह से, उनके रिस्ट्रिक्ट कर सकता है पार्लियामेंट। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। वैसे एक्चुअल में तो 14 से लेके 32 तक है। ठीक, चलिए तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, इनकरेक्ट पेयर, इलोंगेटेड मसल सेल्स ओवल क्लामिडोमोनास। क्लामिडोमोनास हमने देखा था ये क्या होता है, ये एक तरह का हमारा जो क्लामिडोमोनास होता है ये प्रोकैरियोटिक सेल होती है, याद आ रहा है आपको, प्रोकैरियोटिक सेल होती है। एंड ये होता है हमारा ग्रीन एल्गे, ग्रीन एल्गे होता है। और एल्गे जो होते हैं ये हमारे किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, कल ही पढ़ाए थे, ना बता पाए ना, डंडा रखे हुए नीचे फेंक के मार देंगे, सही बता रहे हैं। ठीक है, तो बता दो जल्दी से, ग्रीन एल्गे, ये जो एल्गे होते हैं ये किस फाइलम से बिलोंग करता है। अमीबा तो हमारा अदरक की तरह होता है, कहीं से भी बढ़ता है, जैसे अमीबा ये शेप हो सकता है, ये शेप हो सकता है, ये शेप हो सकता है, कुछ भी शेप हो सकता है। ठीक है, कुछ अभद्र टाइप के भी कभी शेप बना लेता है ये। और इसी का एक भाई होता है, इसको बोलते हैं पैरामीशियम। इसका जो शेप होता है ये चप्पल शेप का होता है, स्लीपर शेप का, जैसे चप्पल होती ना इस तरह से, इस तरह का कुछ शेप होता है। और इस तरह से इसके अपेंडेजेस होते हैं। अपेंडेजेस क्या होते हैं, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसको मूव करने में हेल्प करते हैं, इसको बोलते हैं सीलिया। ठीक है, क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं इसको हम। तो ये होता है पैरामीशियम। ठीक है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, बट ऑब्लॉन्ग नहीं होती नर्व सेल। नर्व सेल की अगर हम बात करें, पहली बात तो ये मसल सेल्स हैं, इनकी वो करते हैं भी डिस्कशन। बट नर्व सेल क्या होता है, न्यूरॉन, जो हमारे नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, तो उसको हम बोलते हैं नर्व। मतलब कि पूरा नर्वस सिस्टम किन सेल्स का बना हुआ है, न्यूरॉन्स का बना हुआ है, जिनको नर्व सेल्स बोलते हैं। जैसे जो किडनी है वो नेफ्रॉन की बनी हुई है, किडनी जो है नेफ्रॉन सेल से बनी हुई है, तो इसीलिए किडनी वाले डॉक्टर को क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, ब्रेन वाले को न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो कैमिलियो गोल्गी ने दिया था। इनकी एक ब्लैक रिएक्शन थी, कौन सी रिएक्शन थी, ध्यान रखना, इसको रट के रखना, ब्लैक रिएक्शन थी। अब यहाँ पे देख सकते हैं ना, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिया, इसका शेप क्या है, ये स्टार शेप है यहाँ पे, और एक टेल लगी हुई है। वजह से देखा जाए तो लॉलीपॉप शेप टाइप है ये, लॉलीपॉप ऐसे ही तो होता है कुछ कुछ, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये आपको देखने को मिला डेंड्राइट है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। देन ये जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ए सेल बॉडी, इसको बोलते हैं सेल बॉडी बोलते हैं। जो ये आपको दिख रहा है, ये अंदर है आपका, सेंटर में न्यूक्लियस बैठा हुआ है। ये टेल लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम पूरा एक्सन बोलते हैं। ये जो पूरी डंडी से आपको दिख रही है इसको एक्सन बोलते हैं, और जहाँ पे एक्सन खत्म होता है उसको एक्सन टर्मिनल बोलते हैं। बीच बीच में ये आपको कवरिंग दिख रही है, माइलिन शीथ, ये क्या है, माइलिन शीथ है। और ये जो बीच बीच में जो नोड हैं इनको नोड ऑफ रैनवियर बोलते हैं, नोड ऑफ रैनवियर। और ये जो सेल्स आपको दिख रही हैं ये इनको बोलते हैं श्वान सेल्स। ठीक है, श्वान सेल्स इनको बोलते हैं। और यहाँ पे और भी सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ग्लिया सेल्स, ग्लिया सेल्स बोलते हैं इनको हम। ठीक है, जो न्यूरॉन से भी ज़्यादा, अब न्यूरॉन तो एक है, न्यूरॉन में बहुत सारी ग्लिया सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक्सन टर्मिनल है, और यहाँ पे क्या करता है, एक न्यूरॉन डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन लेता है, एक्सन टर्मिनल से पास ऑन करके दूसरे न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन दे देता है, उसके डेंड्राइट को पहुँचा देता है। अब एक न्यूरॉन और दो न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन के बीच के जो गैप्स होता है उसको हम बोलते हैं साइनैप्स, उसको हम क्या बोलते हैं, साइनैप्स बोलते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक
ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी मसल सेल्स की। तो मसल सेल्स हमारी 3 तरह की होती हैं, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। पूछ लेता है कौन सी कहाँ पे है, देखो और क्या डिफरेंस है। स्केलेटल मसल होती है वॉलंटरी नेचर की। वॉलंटरी का मतलब होता है जिसको कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि मेरी बाइसेप की जो मसल है, जब चाहूँ तब मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, है ना, बिल्कुल कर सकता हूँ उसको। जैसे मैंने इसको कॉन्ट्रैक्ट किया तो बाइसेप्स मेरे थोड़े से और एक्सटेंडेड टाइप दिखने लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो वॉलंटरी है, मेरे एक्शंस पे वो डिपेंड है। स्मूथ मसल जो होती हैं इनवॉलंटरी नेचर की होती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। विसरल ऑर्गन इन दी सेंस, विसरल ऑर्गन में आपके आ जाएंगे जैसे कि इंटेस्टाइन हो गया, आंत हो गया, लिवर यानी यकृत हो गया, पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय हो गए, यूटेरस हो गया आपका जो फीमेल्स में होता है, एंड हमारा जो आइरिस हो गया आँख का। क्या हम इनको खुद से कंट्रोल कर सकते हैं? आइरिस को क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं? जब कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना नहीं कर सकते हैं। जो डाइजेशन हमारा काम कर रहा है उसको हम कर सकते हैं अपने हिसाब से कि भाई अभी तुरंत खाना खाया है, बाहर जाना था थोड़ा सा, तो जल्दी से डाइजेशन अपने कंट्रोल करके डाइजेशन जल्दी करवा लेते हैं। वो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। तो ये इनवॉलंटरी नेचर के, जहाँ जहाँ पे एकदम आप ऐसे समझ लो, जहाँ जहाँ बोन होगी, हड्डी होगी, वो वॉलंटरी नेचर की स्केलेटल मसल होगी। जहाँ जहाँ स्मूथ बड़ा ऑर्गन होगा, कोई इस तरह से बोन नहीं, स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो वो स्मूथ मसल होगी। कार्डियक नाम से ही है, जो हमारी हार्ट की सेल्स होते हैं उनको हम कार्डियक मसल सेल्स बोलते हैं। अब नेचर सबका इलोंगेटेड है। और क्या डिफरेंस है? अब ये तो पहले आपको ढंग से याद करना है, इनका लोकेशन क्या है और वॉलंटरी कि इनवॉलंटरी है। और भी डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि ये आपको दिख रहा है कैसा है, ये ब्रांच्ड है, यानी इसमें शाखाएं दिख रही हैं, तो ये एकमात्र ब्रांच्ड है। फिर अगर हम बात करें ये दोनों क्या होते हैं, यूनी न्यूक्लिएट होते हैं। यूनी न्यूक्लिएट का मतलब होता है कि एक एक न्यूक्लियस है, लेकिन इसमें तुम देख लो एक ही में काफ़ी सारे न्यूक्लियस घुसे पड़े हैं। इसमें एक वो सेल में एक ही न्यूक्लियस है, तो इसको मल्टी न्यूक्लिएट बोल देते हैं, क्योंकि बहुत सारे इसमें आपको न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं। तो ये डिफरेंसेस होते हैं इसमें, ठीक है। तो नर्व सेल हमारी ऑब्लॉन्ग नहीं होती है, स्टार शेप की थोड़ी सी होती है। और ओवल शेप का। और एल्गे किस फाइलम से बिलोंग करते हैं? ये थैलोफाइटा से बिलोंग करते हैं, ठीक है, थैलोफाइटा से बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। और अमीबा में ध्यान रखना, अमीबा में कौन सा फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन होता है? तो इसमें बाइनरी फिजन होता है, विखंडन होता है जहाँ पे 2 बन जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। और जो मलेरिया फैलाता है वो भी प्रोटोजोआ की फैमिली से बिलोंग करता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। और जो प्लाज्मोडियम होता है इसमें मल्टीपल फिजन होता है। कैसा? मल्टीपल फिजन नाम का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें। खत्म होते हैं। अभी आता है किसका टाइम? शॉर्ट करंट अफेयर्स का शॉर्ट लगाएंगे। 2 क्वेश्चंस करते हैं करंट अफेयर्स के। क्लियर यहाँ तक? कितना क्या स्कोर आया सबका? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का ये, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए चेयरपर्सन कौन है? नाउ दिस एनजीटी इज़ जरा बताइए कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में है, कौन सा आर्टिकल टॉक्स अबाउट द एनजीटी? एंड प्रकाश श्रीवास्तव बने हैं इसके नए चेयरपर्सन। मनोज सोनी सर यूपीएससी के करंट में चेयरमैन हैं। अरुण कुमार मिश्रा जी की अगर बात करें, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एनएचआरसी के चेयरमैन हैं। एस रमन जी की अगर बात करें तो सिडबी, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के ये चेयरमैन है। एनजीटी की अगर बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन में भी कोई आर्टिकल नहीं है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? जो एक एक्ट के थ्रू बनती है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल नहीं है। एक्ट कौन सा है? ये 2010 का। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? जिसका ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल है, ना तो कोई लॉ के थ्रू क्रिएट हुई है, वो एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू क्रिएट हुई है। जरा आप कमेंट में बताएंगे कि वो ऐसी एक बॉडी का एग्जांपल बताएंगे। हिंट आपको देता हूँ, उसको प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके बनाया गया था, ठीक है। तो 2010 में ये एक एक्ट आया था जो कि एनवायरनमेंट जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उसके लिए ट्रिब्यूनल सेटअप करने का इसको पावर है। देन बात करें यूपीएससी की, तो यूपीएससी या फिर हमारा जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो यूपीएससी स्टेट पीएससी की बात करता है, वो पार्ट नंबर कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में है? ये पार्ट नंबर 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, 14वें में है। आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 315 से लेकर 323 के बीच में दिया हुआ है, 315 से लेकर 323 के बीच में। एनएचआरसी की बात करें तो ये अगेन इट इज़ अ
स्टैट्यूटरी बॉडी, यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल है लेकिन ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसको एक एक्ट आया था 1993 में, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, आई अगेन रिपीट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट्स, उससे बनाया गया था इसको 1993 में। और सिडबी की अगर हम बात करें तो इसमें आपको याद करना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है लखनऊ में। इसी तरह हमारा सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और से चाहे सिडबी हो चाहे सेबी हो, ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है। सिडबी की अगर बात करें, एक एक्ट से क्रिएट हुआ था जो 1990 में बना था। सेबी बना तो 1988 में था, लेकिन एक्ट जो आया था वो 1992 में आया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, और माधवीपुरी बुच इसकी करंट में चेयरमैन है, माधवीपुरी बुच। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, कुछ क्वेश्चन पूछा था क्या यहाँ पे मैंने, नहीं, हाँ वो पूछा था कि एक एग्जीक्यूटिव बॉडी या फिर नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी का नाम बताइए, तो नीति आयोग हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये ना तो एक्ट से बनी है ना कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल है, इट इज़ अ नॉन स्टैट्यूटरी और एग्जीक्यूटिव बॉडी। ऑलराइट, इंडिया वॉन मेंस हॉकी एशियन चैम्पियनशिप 2023 बाई डिफीटिंग विच कंट्री, पाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया या फिर बांग्लादेश। तो इसको डिफीट किया था, इसको मलेशिया को डिफीट किया था। हुआ कहाँ पे था, ये चेन्नई में हुआ था, ठीक है, चेन्नई में हुआ था। एंड हराया किसको था, मलेशिया को। मलेशिया में ही आपकी हॉकी से एसोसिएटेड 2 कप होते हैं, आपको ध्यान रखना है, सुल्तान अजलान शाह कप एंड सुल्तान जौहर कप, ठीक है। ये 2 आपके इंपॉर्टेंट कप्स होते हैं जो एसोसिएटेड हैं किससे, हॉकी से। हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर्स होते हैं। कुछ टर्म्स एसोसिएटेड हैं, जैसे कि ड्रिबलिंग जो टर्म है हमने देखा तो हॉकी से है, फुटबॉल से है एंड बास्केटबॉल से है, जो हॉकी टर्म है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। तो ये है आपका PIQ पार्ट 4 PDF कोर्स, जहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे इंग्लिश में, हिंदी में, ठीक है, नोट्स इन इंग्लिश, नोट्स इन हिंदी, इस तरह से। एंड पिछली PY की सीरीज़ के और निट्टो सीरीज़ के भी आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। बाकी एक बार आप देख लीजिएगा कि नोट्स कैसे हैं। मैं तो एडवाइस करूँगा कि आप खुद से बनाएं पहले इनको, नोट्स को। अगर नहीं बना सकते, टाइम का इशू है, तभी नोट्स को रेफर करिए। और कैसे नोट्स होंगे वो आपके एक डेमो या फिर सैम्पल नोट्स अपलोडेड है इन योर परमार SSC टेलीग्राम चैनल, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस साथ ही साथ आप क्विज़ ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, बिकॉज सारे सब्जेक्ट्स की साथ ही साथ कंप्यूटर की क्विजेस भी आप लोगों की स्टार्ट कर दी गई हैं। जैसे आप में से किसी ने कल कहा था, सॉरी परसों कहा था कंप्यूटर क्विजेस को रिगार्डिंग, तो इसीलिए मैंने कंप्यूटर के भी क्विजेस स्टार्ट करवा दी हैं आपके क्विज़ ग्रुप में। ऑलराइट, दिखाओ अपना बाइसेप्स, दिखाएंगे बेटा बाइसेप भी दिखाएंगे। ऋषभ गुप्ता सर, कानपुर सचेंडी में रहता हूँ, सिलेक्शन के बाद आपसे मिलने आऊँगा। बिल्कुल, क्यों नहीं। और कल से यार मिलते हैं मेडिटेशन सेशन में। आज सुबह से मूड ऑफ था मेरा कि यार मतलब स्टूडेंट्स क्या सोच रहे होंगे कि पहले दिन गोली दे दी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी चीज़ें बियॉन्ड कंट्रोल हो जाती हैं। तो मैं एडवाइस तो देता हूँ कि जो चीज़ें बियॉन्ड कंट्रोल हो जाती हैं तो खुद को ज़्यादा गरियाना नहीं चाहिए, लेकिन आज जो है मुझे काफ़ी थोड़ा गिल्टी टाइप फील हुआ, लेकिन मैंने कोशिश किया कि ना फील हो, लेकिन फिर भी होता तो ही है। लेकिन वही है कि अब क्या कर सकते हैं, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं बस हाथ जोड़ के। कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सुबह 6 बजे से। सुबह 6 AM पे आ जाइएगा सभी लोग, है ना, जो लोग हैं। चलिए भाई, CHSL का रिव्यू क्यों नहीं आ रहा है कुलदीप मीना जी? यार CHSL का रिव्यू, और एक चीज़, ये PDF आपको PPT की जिन लोगों को नहीं पता है परमार SSC टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। तो PDF, सॉरी क्या, हाँ, CHSL का रिव्यू यार क्या, वही रोज़ वही सेम ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। आप कम्युनिटी पोस्ट में देख लिया करो, वहाँ पे स्टूडेंट डाल देते हैं क्या क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपको पता चल जाता है। आई थिंक काफ़ी लोग तो हो चुके हैं, तो आई थिंक उतना ज़रूरत है नहीं अब, है ना। थैंक यू सभी को, धन्यवाद। मिलते हैं सेम टाइम पर, और रेगुलर रहें। अगेन बार बार मैं रिपीट करता हूँ कि रेगुलर रहें। लोग सक्सीड नहीं कर पाएंगे क्योंकि लास्ट तक रेगुलर नहीं रह पाएंगे। हर किसी की बात नहीं है, हर कोई कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ ढूंढेगा कि बाद में कर लेंगे, ये कर लेंगे, यहाँ पे तो सारे सब्जेक्ट मिक्स होते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, ये वो। तो एक्सक्यूज़ेस को आपको साइड करना होगा, ठीक है। चलिए दिल दिया गल्ला करेंगे नाल बैठ के, इसका कुछ मतलब होता है क्या दीपांशु, हैं?
कुछ मतलब तो होगा ही, लेकिन मेडिटेशन के लिए कहाँ पे आना है? मेडिटेशन के लिए घर पे आना है हमारे। कल वाला वीडियो नहीं देखे हो क्या? हम्म। कृष्णमूर्ति कहते हैं मेडिटेशन मत करो, तो ये मत करो भाई अगर कहते हैं तो। अब क्या ही बोलें। ऋषि वाइंस बोल रहे हैं सर, तो मदरसा में तो मिलता है रिलीजियस टीचिंग डजेंट वॉलेट आर्टिकल 28, तो गवर्नमेंट एडेड नहीं है, वो अपना खुद से पैसा लगाते हैं। अगर खुद से गवर्नमेंट एडेड नहीं है, खुद से पैसा लग रहा है, तो वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस मिल सकते हैं। आई सेड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। काजल गुप्ता जी फिर से रिपीट करके देख लीजिए कोईपन क्लासिफिकेशन, क्योंकि फिर से बताने का मतलब फिर से मैं वही बताऊंगा, कुछ नया तो बता नहीं दूंगा। और एकदम मैंने सिंपलेस्ट फॉर्मेट में बताया था, तो ऑब्वियस ये बात है, आप उसको फिर से देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। यही ऑनलाइन का फ़ायदा है, ठीक है सर। आपकी फिर अच्छा, ठीक है, थैंक यू सबको, धन्यवाद।